जी, तमाम दोस्तों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद काज़ी, आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता हूँ सब रंग, हर सोमवार को शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। कभी टाइम थोड़ा हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। जहाँ-जहाँ हमारे मुसलमान भाई-बहन बस रहे हैं, उन सबको अब मैं क्या कहूँ, गुज़श्ता या तीसरा दिन तो है पाकिस्तान में, ईद मुबारक। लेकिन जब ईद का ज़िक्र आता है, तो मेरे ज़हन में तो जो कश्मीरी बहन-भाई हैं, उनका जो ख़्याल है, वो ज़रूर आता है कि वो वहाँ पर कैसे गुज़र-बसर जो है वो कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे उनका माह रमज़ान गुज़रा या माह रमज़ान के बाद जो छोटी ईद होती है वो गुज़री है। वहाँ के हालात जो हैं पूरा 1 साल 5 अगस्त को हो जाएगा। वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, फ़ौज हर घर के सामने खड़ी हुई है। वहाँ पर अभी भी गिरफ्तारियाँ और कत्ल-ओ-गारत जो है वो जारी है मोदी सरकार की तरफ से। लेकिन मोदी सरकार जो है वो एक और काम करने जा रही है, वो ये कि मुसलमानों के जज़्बात हैं, उनको ज़्यादा झंझोड़ने जा रही है। जो मंदिर है, जो बाबरी मस्जिद जो शहीद की गई थी, वहाँ पर राम मंदिर जो है, उसका इफ्तिताह जो है वो करने जा रही है। तो ये जो है ये सारी सिचुएशन किस तरफ हमें लेकर जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इफ्तिखार भाई भी मौजूद होंगे और लाहौर से जनाब असद काई साहब जो हैं सच टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और दूसरी तरफ हमारा जो पाकिस्तान में सियासी माहौल है, उस पर भी बात करेंगे। जो कप्तान साहब हैं, उनके बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं, उनकी बहुत सारी बातें जो हैं, वो बाहर आ रही हैं, कुछ विकेटें गिर रही हैं इसी वजह से, तो इस पर भी बात होगी तफ़सीलन। मैं ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहता कि जो मेरे गेस्ट हैं, वो इस पे ज़्यादा जो रोशनी है वो डालेंगे। इसी तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में राउंड अबाउट क्वार्टर टू 8 हम लाएँगे यूके से कुछ बातें जो हैं, जो खबरें हैं, वो भी आपके सामने लाएँगे। ख़ास तौर पर जो कोरोना वायरस है, उस हवाले से जो खबरें हैं, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मैं वेलकम कहता हूँ हमारे जो साथी हमें जॉइन किए हुए हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब हैं इस्लामाबाद से, उनको हम कहते हैं खुश-आमदीद। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई। इफ्तिखार भाई अस्सलाम वालेकुम। लगता है उनको आवाज़ नहीं आ रही। लाहौर हैं हमारे जनाब असद काई साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, असद भाई क्या हाल-चाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैं एक बार फिर ज़रा इफ्तिखार भाई को सुन लूँ, उनकी आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं हम तक पहुँच रही है। जी, इफ्तिखार भाई आपको आवाज़ मेरी आ रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है? लगता है उनका कोई लिंक जो है उसमें कोई प्रॉब्लम है, वो दोबारा हमें जॉइन कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जी असद भाई आपकी तरफ आता हूँ, आप जी, मैं लाहौर में आपको सुन मौजूद हैं। सकता हूँ, देख सकता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है इफ्तिखार भाई, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो देख सकते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मेरा ख़्याल है कि जो आप करेंगे वो थोड़ा-सा गर्म हो जाए तो अच्छी बात है। जी लगता है कि वो दोबारा जॉइन करने हमें जाएँगे। जी असद भाई लाहौर में आप बैठे हुए हैं और कप्तान के जो खिलाड़ी हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं सो कॉल्ड वसीम अकरम साहब, उनके बारे में बड़ी जो मीडिया है उसमें बातें आ रही हैं कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो बड़ी करप्शन में मुलविस हैं। और क्या ये पीटीआई जो है इनके जो नारे थे कंटेनर पे खड़े होकर के जी हम मेरिट और एहतसाब जो है वो सामने लाएँगे। तो क्या कप्तान साहब को ये मालूम नहीं कि इनके खिलाड़ी किस तरह खेल रहे हैं, जानबूझ के आउट हो रहे हैं या क्या हो रहा है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो सामने चीज़ें आ रही हैं, उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो मुंसलिक हो रही हैं और उनकी जो रिश्तेदार हैं उनके साथ, उनके भाई जो साथ नहीं है उनके साथ, आप इस पर क्या कहेंगे? अगर आप मुझे थोड़ा-सा टाइम मैं आपको सुनवा देता हूँ कि जो बातें चल रही हैं इस वक़्त मीडिया में वो मीडिया क्या पे हो रही जी, हैं। ज़रा सुनिएगा वो जी जी। क्या कहना चाह रहे हैं। जी। ये इमरान रियाज़ साहब हैं। इन्होंने बहुत सारी जो है ना वो बहुत सारे जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं। मैंने सवाल पूछा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि 13 जून 2020 को जब आपने यहाँ पर आके दस्तखत करवाए, मुआहिदा करवाया, आपकी टीम जो वहाँ पे कमिश्नर, डीसी, एसीज और दीगर लोग जो वहाँ पे पूरी टीम गई थी हुकूमत पंजाब की, उसको वापस क्या आपने बुलवाया था? क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ये तासुर दे रहे थे
कि जो टीम बैरिया टाउन के करीब रिंग रोड पे गई थी काम करने के लिए, उसको मैंने अगर बुलाया वापस तो इनके कहने पे बुलाया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के या इस्लामाबाद से मुझे ऑर्डर आया। तो कैटेगोरिकली जो मुझे बड़ा साफ सुथरा जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने ये सवाल रखा था और ये बताया था कि आपने पूछा है, तो उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैंने नहीं बुलाया, ना मैंने इसके अहकामात दिए हैं, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि अहकामात तो उस्मान बुज़दार ने दिए थे, ये तो क्लियर है उस वक्त के कमिश्नर को, और उसको कहा था कि वापस बुलाओ लोगों को, और मलिक रियाज को ये मौका दिया कि वो अदालत में जाके परसू कर लें। जी, तो असद भाई आपने सुना कि ये बातें मेरे सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखें काजी साहब, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक सामने नहीं आई। एक बात तय हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसको जो डैमेज कर रही है वो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त सबसे ज्यादा तनकीद मीडिया पर हो जाए या दूसरी पार्टियों या अपोजिशन से हो जाए, वो उस्मान बुज़दार पर ही हो रही है। उस्मान बुज़दार अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि मैं कुछ बेहतरी ले आऊं, और अभी भी आप देखें लाहौर के अंदर जो सफाई सुथराई बाकी चीजें जो दिखने वाली हैं वो उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो रहा है। लेकिन जो करप्शन की बात आ रही है आपकी, यकीन माने हमारे इस मुल्क के बदकिस्मती में कह लूं, आप कह लें, होता यह है कि जिसको भी मौका मिला है, जितना मिला है, उसने अपनी सकत के मुताबिक इस मुल्क में करप्शन की है। जो पार्लिमानी निज़ाम है, इस निज़ाम के होते हुए मैं क्या कोई भी फरिश्ता भी आ जाए ना, वो इस निज़ाम के अंदर से अकेला अपने को बचा नहीं सकता। ये एक गंदी टोकरी है जिसके अंदर कोई पारसा भी आता है तो वो भी उसमें जाकर गंदा हो जाता है। उस्मान बुज़दार के ऊपर बहुत ज्यादा इमरान खान को उम्मीद थी और अभी भी उसी पर वो कायम भी है, लेकिन फिलहाल जो 2 साल का अरसा है इसके अंदर तक अगर देखा जाए तो पंजाब गवर्नमेंट कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई। और जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसके अंदर बहुत से मेरे दोस्त मीडिया के बातें भी कर रहे हैं। इवन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तूर खान बुज़दार एक फ्रंटमैन भी है जो मियां वाली इनके जो इलाका है वहां से ताल्लुक रखते हैं। वो वहां पर बहुत सी चीजें और बहुत सी ऐसी डीलें कर रहे हैं और फिर ये मौका भी देते हैं कुछ लोगों को कहने का। और बाकी तौर पर आप देख लें कि अगर नून लीग की हुकूमत करप्शन कर रही थी तो उनके भी बहुत से फ्रंटमैन सामने थे। तो कोई भी फेसिंग अगर देखा जाए तो फ्रंट पे ये लोग तो आ नहीं सकते, तो इन्होंने बंदे रखे होते हैं और वही काम कर रहे होते हैं और जो काम दिखा रहे होते हैं। तो इसमें कुछ सच्चाई है जो आपने अपने तौर पर पट्टी की है। जी इफ्तिखार भाई आपकी तरफ आऊंगा, आपका कुछ लिंक ठीक हो गया कि नहीं? जी इफ्तिखार भाई, यही सवाल जो है वो आपके लिए है कि आपने क्लिप तो सुना होगा, अगर क्लिप नहीं सुना तो मैं दोबारा सुना देता हूँ आपको। जी जी, आपको आवाज नहीं आ रही ठीक? क्या बात है? नहीं वो मैं सुना हुआ है उसको। अच्छा सुना हुआ है, आ रही है आवाज? चले ठीक है, दैट्स वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है कि आवाज आ रही है। आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि जो कप्तान साहब हैं उनको इस चीज की खबर नहीं है कि उनके खिलाड़ी जो है वो किस किस्म के खेल जो है वो पेश कर रहे हैं। कुछ तो 2 विकेटें उनकी खुद भी गिर गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इन 2 सालों में कप्तान साहब जो है उनको टीम है वो सही खेल रही है, बाखबर रख रही है या नहीं? तो देखिए काजी साहब, बात ये है कि देखें काजी साहब, ये जो अभी बात कर रहे थे अपना मेरे भाई काजी साहब जो हैं, जी जी, वो एक लिहाज से बड़ी दुरुस्त बात कर रहे थे कि जिस किसी को भी मौका मिला है उसने अपने हाथ और पांव सर कड़ाही में बिल्कुल अच्छे तरीके से उन्होंने धोया है। उस्मान साहब एक और भाई हैं अयूब बुज़दार, उन्होंने अभी रिसेंटली इल्जाम लगाया कि ये जो अमीर तैमूर है डीपीओ साहिवाल, इस बंदे ने ये भत्ता लेता है उस्मान बुज़दार के नाम से, ये इनका फूफा लगता है, यानी उस्मान बुज़दार की बहन का हस्बैंड, तो वो उस पैसे वो खाता है और उनके नाम से पैसे लेता है। अभी जब हमने उस्मान बुज़दार से रब्ता किया तो हमने पूछा कि भाईजान आप इसके बारे में क्या फरमाते हैं। उसका एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है इफ्तिखार सहू, अब वो बेचारे उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, या अगर इंफॉर्मेशन होती है तो वो ऑब्वियसली वो एक सरकारी मुलाजम है और वो नहीं सीट छोड़ना चाहते इस तरह की कि उस्मान बुज़दार के हवाले से कोई कमेंट कर सकें। अब जाहिर है कि वो 18,000 कनाल की जो पिछले मैंने प्रोग्राम में बात की थी, कोस्तान वो जो बॉर्डरिंग एरिया है पंजाब का, पीजी खान के साथ लगता है, तो वहाँ पे 18,000 कनाल पर कब्जे की बात हुई थी।
तो हमने जब उनसे पूछा, इवन आईजी पंजाब से भी पूछा कि भाईजान ये 18,000 कनाल जो है इसके, वो तो बहरहाल वो इसको डिनाई कर रहे थे, लेकिन अगर वो उस पर कब्जा हुआ है, हमने उस्मान बुज़दार से बल्कि सेपरेटली भी कहा है कि जनाब अगर आप इसमें से बत्ता नहीं खाते तो एटलीस्ट आप उस चीज को क्लैरिफाई करें कि ये इस चीज का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर 18,000 कनाल पर कब्जा हुआ है तो ये खसरे हैं, ये खतौनी है, ये केवट है, इन पर जो अगर कब्जा हुआ है उसमें उस्मान बुज़दार या उसके रिश्तेदार का नहीं है। और अगर किसी और ने कब्जा किया है और किसी दूसरे शख्स की जमीन पर कब्जा किया है तो उसको जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होता है और कलेक्टर भी होता है, तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, उसको कहते हैं ना, तो लेकर आए, उसको शतरौल करें और कभी हमने बाजियाब करवा लिया है। इस सूरत हाल में अगर उस्मान बुज़दार पर जो इल्जाम है अगर वो क्लैरिफाई नहीं करेगा तो अल्टीमेटली, क्योंकि कप्तान इमरान खान है, तो वो इमरान खान के प्लेयर का जो भी कार्रवाई होगी या मैल गवर्नेंस इसे भी कह सकते हैं, ऑपरेशन अगर ना कहें तो मैल गवर्नेंस है ये, उसने तो काम लेना डिप्टी कमिश्नर के जरिए या अपने मुतलका हुकाम के जरिए, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। दूसरा जो इस पर इल्जामात लग रहे हैं वो उस इल्जामात में कि ये अगर खामोश रहता है तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, उसको अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहिए कि ये जो 18,000 कनाल है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये मैंने इस पर कब्जा हुआ ये नहीं हुआ, उसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। दूसरी सूरत में वो डीपीओ आज भी है। इफ्तिखार भाई, एक छोटा सा क्लिप और है, इसको जरा सुनिएगा कि अगर ये वाकई सच है तो फिर तो कुछ ना कुछ ताकत है इस चीज। उमर खान बुज़दार, ये उस्मान बुज़दार से छोटा है जी। 1998 में ये जमेदार भर्ती हुआ था, ये डीएसपी के बराबर एक ओहदा होता है, तो उसमें ये जमेदार था और इसकी तरक्की नहीं हुई थी, 20 साल से तरक्कियां रुकी हुई थी। उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको ये लगा कि मुझे अपने भाई को तरक्की देनी चाहिए, और स्पेशली 2 सीटें क्रिएट की गई, निकाली गई, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बगैर ज़रूरत के 2 सीटें निकाली गई। इनके मामू उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इजाज जाफर साहब थे। उनका मुबैना तौर पे उन्होंने एक लेटर भी जारी किया जिसमें एक सीट जो है वो चमन कबीला हज़ारा और दूसरी लगारी तमन के लिए मखसूस कर दी गई, और जो तालीमी काबिलियत की, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के भाई को लगाना था, तो तालीमी काबिलियत की जो शर्त है उसको नरम कर दिया गया ताकि उस्मान बुज़दार का भाई उस सीट के ऊपर लग जाए। तमाम कवायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए उस्मान बुज़दार साहब के भाई को, जो मेरिट के ऊपर नहीं आता था, इनकी वजारत आला के दौर में लगा दिया गया रसालदार, जो हमारी पुलिस में अगर आप डेजिग्नेशन के हवाले से देखें तो ये एसपी के बराबर होता है। जी, तो सुना इफ्तिखार भाई आपने, रसालदार जो है वो लगाने के लिए उन्होंने क्या किया। मैं एक्चुअली उनकी आवाज नहीं आ रही थी, अब वैसे बता दें तो कौन से हिस्से की बात कर रहे थे वो। हेलो जी, आप बता दें वो कौन से हिस्से की बात कर रहे थे। जी, होम सेक्रेटरी का लेटर जो उन्होंने शेयर किया था, आप उसमें कौन सी चीज की बात कर रहे हैं? वो जो उन्होंने अपने भाई को तरक्की देकर रसालदार तक पहुंचाया है, उसकी बात कर रहे थे। असद भाई, आपको आवाज आई थी कि नहीं? अच्छा, वो मैं इसके बारे में हमने उनसे पूछा था, वो कहते इसके खत के बारे में भी जी, वो जो लेटर की बात कर रहे हैं, हमने उसी लेटर के बारे में इनसे पूछा है कि वो कहते हैं इसकी अभी तक वो उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी उन्होंने कि ये लेटर जेन्युइन भी है या 2 नंबर लेटर है। तो लेकिन इस दोनों सूरत हाल में हम उनसे बात कर रहे हैं कि अगर ये सही है तो उसके बारे में आपका क्या कमेंट है, और अगर वो तो सूरत में तो लेटर भी नहीं आया था जब 18,000 कनाल के जो उन पर एलिगेशंस लगे थे कि ये पैसे वहां से खा रहे, फिर वो ये भी कह रहा था कि ये मीर तैमूर साहब की जो बात कर रहा हूँ वो डीपीओ साहिवाल है, अभी तक उसकी बात पर इंक्वायरी नहीं हुई। तो एक और बात जो अपना कर रहा है कि अयूब बुज़दार साहब ने, ये अमीर तैमूर ने उस पर भी इल्जाम लगाया अयूब बुज़दार पर कि जनाबे वाला अयूब बुज़दार ने एक शख्स जो है उसकी सिफारिश की थी मुझे साहिवाल में कि उस बंदे को रिहा कर दिया जाए, वो भी सम बुज़दार था, तो वो उसको मैंने नहीं माना, इसकी वजह से मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। तो वो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये 2 भाइयों या 3 भाइयों के दरमियान खानदानी मामलात में झगड़ा है। तो लेकिन इवन देन
उस्मान बुज़दार को ये चाहिए कि भाई अगर दोनों सूरतों में अगर उसने करप्शन की है या उस पर करप्शन के इल्जाम हैं किसी भी हवाले से, तो आप उसकी क्लैरिफिकेशन दें। अगर लेटर जेन्युइन है तभी क्लैरिफिकेशन, अगर लेटर है तभी वो क्लैरिफिकेशन दें। तो इस सूरत हाल में इमरान खान का जो पीटीआई गवर्नमेंट की जो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान पे जाएगा। तो लिहाजा अपना उस्मान को तो ये चाहिए, उस्मान बुज़दार को, कि इस चीज की जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं देता तो उसको जो एलिगेशन है वो हमें उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। और इस सूरत हाल में इमरान खान को अब सोचना ये चाहिए कि 2 साल से जो जिस वसीम अकरम प्लस की बात कर रहा था वो उसको डिलीवर करने में नाकाम रहा है। इसकी मैं एक और मिसाल भी दूंगा। मैंने आपको याद हो पिछली दफा कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं अगर वो उसकी बात नहीं सुनते, ये जो 7 रुपए या 10 रुपए आटा जो कीमत दूसरी दफा बढ़ी है और जो दूसरी कमोडिटीज हैं वो तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है उसको कंट्रोल करना। तो ये शख्स जो है इसका काम क्या है उस्मान बुज़दार का, अगर वो मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं कर सकता तो बेटर है वो घर चला जाए। अगर इस तरह की हरकतें करनी है जो ये कर रहा है, ये तो आम एक एसएचओ या जो पटवारी है उसको लोकल लेवल के लोग हैं जो वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है सर जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा भाई, ये जो लास्ट क्लिप था इसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा। मैं वहां पर 8 क्लब पे जाता हूँ, जे रोड पे, वहां पर मार रोड पे, उसके अंदर और कोई हाँ जी आ रही है, उसको कोई और क्वालिटी नहीं है ना, तो कम से कम वो पब्लिक से अटैच हो, मीडिया से तो भागता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब अगर वो डिफेंड करता है अपने आप को, अपना जो उसके ऊपर ब्लेम या इल्जाम लगते हैं वो डिफेंड कर दे, उसका मतलब बताए। हम मुझे बताएं पीपल्स पार्टी के ऊपर रोजाना कितने इल्जाम लगते हैं, वो पूरी घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। तो इमरान खान की जितनी जो वफाकी हुकूमत है उसको अगर डैमेज कर रही है तो पंजाब हुकूमत कर रही है, बुज़दार कर रहा है। बुज़दार के ऊपर बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन वो उसको किसी सूरत में डिफेंड नहीं कर रहा मीडिया पे आकर। और मैं कह रहा हूँ बार बार के जैसे अगर साबका कादमी वाला की बात करें, वो पब्लिक में आते इतना कम थे कि वो किसी हाथ भी सही नहीं मिलाते थे। तो अगर ये अवामी लीडर है, अगर पीटीआई की गवर्नमेंट इस वक्त देखा जाए तो अवाम के कंधों पर सवार होकर आई है, तो कम से कम उन्हें अवाम के साथ तो रब्ता रखना चाहिए। आप जाते हैं तो गेट के ऊपर वही प्रोटोकॉल, उसी तरह ही आपकी सिक्योरिटी चेकिंग, उसी तरह ही आपको इजाजत लेके जाना पड़ता है। पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी वही की वही है, कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, ना आईजी से लेकर पुलिस चेंज हुई है। मतलब पंजाब के अंदर कोई 0% भी तब्दीली हमें नजर नहीं आती। तो फिर बुज़दार के होते, पीटीआई के अगली जो गवर्नमेंट आनी है वो पंजाब से ही जीत कर आनी है। आपकी जो वफाकी हुकूमत बनती है वो पंजाब से ही बनती है। अगर पंजाब में ये वसीम अकरम प्लस जो है डिलीवर नहीं कर पाएगा तो अगली हुकूमत की उम्मीद ना रखे इमरान खान। हाँ, इस पार्लियामेंट निजाम के होते हुए तो कम से कम उनको 0% जीरो उम्मीद, हाँ उनको जो उम्मीद है वो सदारती निजाम, ये जो निजाम चेंज हो रहा है उसके अंदर रखनी चाहिए, अगर वो होता है तो। अदरवाइज यहाँ पंजाब के अंदर कुछ डिलीवर नहीं हो रहा। जी इफ्तिखार भाई, लास्ट कमेंट ऑन दिस इशू। जी देखिए, मैं यही बार बार कह रहा हूं कि उस्मान बुज़दार जो है वो एक तो उस पर माल गवर्नेंस की बात हो रही है कि वो डिलीवर नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जो मशीनरी है, जो इंतजामिया की मशीनरी है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, या दूसरी सूरत में जो ब्यूरोक्रेसी का जो स्टेटस को है वो वही है। और ये जो हम इसको कहते होते इत्तेफाक सिविल सर्विस, यानी इत्तेफाक फाउंड्रीज है, ये वही सिविल सर्विस है जो नालायक किस्म के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको आगे लगाया होता है उन्होंने, और वो अपनी मर्जी के काम निकलवा रहे होते हैं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मीडिया को फेस नहीं कर सकते। हाँ, और शबाशी से अटैच हैं और जो चीजें आती है वो उनसे शेयर करते हैं, व्हाट्सएप भी जा रहे हैं, ये बातें अभी भी मीडिया पे आती हैं। बिल्कुल, ये वही बात हो रही है कि स्टेटस को जो है वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। और क्योंकि मैंने आगे भी आपको कहा था, मेरी बात हुई थी आईजी अब्बास खान से, उस वक्त जो था उसने कहा था कि 25 से 30 हजार बंदों को इन्होंने भर्ती किया है और वो सारे क्रिमिनल्स थे मोस्टली, जब ये जो लाहौर के हलकों में, तो उनको एबलाइज किया गया था। उस वक्त जो स्पाई होगा वो अब वो कोई डीएसपी बन गया होगा, कोई कुछ बन गया होगा। तो हमने इमरान खान को कहा था कि भाईजान आप कम से कम वो जो लिस्ट तो मंगवाएं और अब्बास खान को भी बुलाएं अपने चैम्बर में और उसको बिठाएं, उसको पूछें कि भाई वो जो 25,000 बंदे थे वो जो क्रिमिनल भर्ती किए थे पुलिस के अंदर, या वो तहसीलदार या को पटवारी जो भर्ती किए थे लाहौर के जो हलकों में, उनकी लिस्ट दो। उनमें से तो कुछ होंगे ना 10%, 20%, 30% जो आपके ब्यूरोक्रेसी में आप जो
ऑपरेशनल साइड होती है। देखे ना, आईजी की पोस्ट होती है कि डीएसपी या एसएचओ ऑपरेशनल साइड का होता है। आईजी ने भी अगर कोई काम कहना है वो उसे उड़ता उड़ता जाके उसके एसएचओ के पास जाएगा। एसएचओ के पास जो रूल ऑफ द बिजनेस या लॉ के मुताबिक जो उसके पास इख्तियारात होते हैं, आज भी वही एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज भी काजी साहब, आप अगर रोड पर फिर रहे हो ना, तो आपको आवारागर्दी के चलान पर पकड़ के बंद किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो जो सिस्टम, जो पुलिस का सिस्टम था, जो मुशर्रफ ने 2002 के एक्ट के तहत तब्दील करने की कोशिश की थी, पुलिस में अभी तक कोई चेंजेस नहीं आई बिकॉज ऑफ पोलिटिसाइजेशन ऑफ द फोर्स। आज भी उसी तरह ही वो भत्ते लिए जा रहे हैं। आप थाने में चले जाएं, अगर आप सहाफी हैं तो चलो वो खामोश हो जाएगा। आम आदमी जो है वो उसको, आप इकरार को देख लें, तो वो उधर लितरॉल हो रही ना बेचारे को, पुलिस का थाना इसी तरह का थाना, उधर भी फैंटी लग जाएगी उसको। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब एक सहाफी जो है निडर, अगर उसके साथ हमारे मुल्क में ऐसा हो रहा है तो एक आदमी जो है उसके साथ क्या होगा। ये एक छोटा सा क्लिप जो है इकरार का सुनिएगा कि वो इस हद तक एहतजाज करने में मजबूर हो गया कि वो क्या कह रहा है, आप सुनिए जरा। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो मैं ज़मीन पर बैठकर इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि ये मेरा एहतजाज है इस मुल्क के निज़ाम के खिलाफ, और ये मेरा कानूनी और आईनी हक है कि अगर मुझे लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा या मेरी टीम को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा दिया जाएगा तो मैं कातिलों को पेशगी नामजद कर सकूं, और मैं नामजद करने जा रहा हूं। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई नागहानी सूरत हाल होती है तो उस सूरत में मेरे या मेरी टीम के कत्ल का मुकदमा इस सूबे के चीफ जस्टिस, इस मुल्क के चीफ जस्टिस, इस सूबे के आईजी और इस मुल्क के हुक्मरानों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। इसलिए कि इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एक शख्स जिसे 2017 में रेंजर्स के साथ हमने गिरफ्तार करवाया था, जो जाली डीएसपी था, जब हमने रेंजर्स के साथ रेड की उस वक्त भी कपकपाती, रोती, बिलकती, चीखती, चिल्लाती, मदद मांगती बंधी हुई लड़कियों को हमने वहां से उसके चुंगल से बाजियाब करवाया था। हमारे लोगों ने उसकी टीम में शामिल होकर उसकी खूंखार वारदातों को रिकॉर्ड किया था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से वो मियां बीवी को लेकर आया था, दोनों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया था, बीवी को अपने पास रखा था और शौहर को भेजा था वो अपनी बीवी के तावान के पैसे लाए और बीवी को वापस लेकर जाए। जी, तो ये आपने सुना इकरार का क्लिप, और कितनी शर्म की बात है कि एक ऐसा जवान जो हिम्मत करके पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है उसके साथ ये हो रहा है। असद भाई, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी तरफ आता है। जी बिल्कुल कैसा, मैं यकीन जानो मेरा खुद से वास्ता पड़ा है, अभी कुछ दिन पहले भी मुसलसल पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दावे किए गए थे, तहरीक इंसाफ आई ही इंसाफ के नाम लेके और उसी के नाम पे ही उन्होंने वोट हासिल किया। इंसाफ और इंसाफ, ये दोनों चीजें अभी तक नापैद हैं। आपने अगर आईजी रोज बदलने हैं, चीफ सेक्रेटरी रोज बदलने हैं, उनसे आपने काम नहीं करवा सकते तो आप फिर ऐसे कर लें, इस निजाम को पूरे का पूरा बदल लें या छोड़ दें। होता ये है ना कि आप ये काम को, एक मसले को हल नहीं कर रहे तो किसी और को मौका दे दें। होता यह है कि ये खुद से चिमटे हुए हैं। आए रोज इमरान खान साहब खुद से पंजाब में आते हैं और रात को बैठ के मीटिंग करते हैं और फैसले सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन फिर जब वो बैक पे जाते हैं तो पीछे सब कुछ वही वो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना। तो सर, जब पुलिस आपकी बात कर रहे हैं कि पुलिस पूरे की पूरी, मैं डेली थानों में जाता हूं, आपके सामने वही लोग उसी तरह ही मसाइल लेके आ रहे हैं। हाँ, एक पोर्टल जरूर बनाया, उस पोर्टल के ऊपर आप कंप्लेन कर देते हैं, एक आईजी का नंबर, हेल्पलाइन नंबर है आपकी, उस पर कंप्लेन होती है तो वापस उसी एसएचओ या उसी डीएसपी के पास ही आनी है। मतलब लोग वही हैं भाई। आप ना, जिसने मसला आपके लिए खड़ा किया हुआ है उसने आपका मसला हल कैसे करना है। अब किसी को सस्पेंड नहीं किया, जजा सजा का कॉन्सेप्ट नहीं है, लोगों को बताया नहीं जा रहा कि यार ये बंदा ये क्रिमिनल है, इसको सस्पेंड कर दिया गया। कोई तब्दीली उस तरह पंजाब के अंदर नजर नहीं आ रही है। अगर वफाक में है तो वो इफ्तिखार भाई बताएं। असद भाई, सस्पेंड कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है, लेकिन कुछ हफ्ते के बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे क्यों नहीं किया जाता? हाँ देखो, सिस्टम ऐसा है ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। अभी सिस्टम इस तरह है कि हमारी कोर्ट्स हैं। अब पेशावर का वाक़या आपके सामने है, जब लोग आप खुद से फैसला करना शुरू कर देते हैं, आपके अदालतों पे ऊपर किसी को कम अज कम यकीन कोई नहीं है। वो कहते हैं एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, आप उससे निकल आते हैं तो आपको जमानत मिल जाती है, अदरवाइज नहीं, आप सारी जिंदगी रुलते रहते हैं, आपकी जेलें भरी पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई मुल्ज़िम है, अगर वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता तो वो मुजरिम है। अदालतों के अंदर हर बंदे को रिलीफ मिल रहा है, वो उस तरह इंसाफ नहीं कर पा रही। अगर नैब की बात कर लें तो वो भी इसी तरह है, उनकी प्रोसिक्यूशन बिल्कुल डेड है।
तो सर वो उस तरह पूरे का पूरा मुआशरा ही करप्ट हो चुका है, उसके अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही मुझे और आपको भी। सही है। मैं थोड़ा सा अब आता हूँ इफ्तिखार भाई, आप भी इस पे कुछ थोड़ा सा तबसरा करना चाहेंगे इकरार वाले मसले पे? हाँ इफ्तिखार भाई, लगता है कि आज इफ्तिखार भाई जो है ना उसको उनका राब्ता। हाँ, इकरार वाली बात बिल्कुल सही है। इकरार ने बहुत अभी तक हिम्मत दिखाई है, उसने वो इश्यूज हाईलाइट किए हैं, माफिया से लड़ा है। चलो, मैं इफ्तिखार भाई आपसे सवाल ये कर रहा था कि जो इकरार वाला किस्सा है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो मैं इकरार को मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था, उसको मैसेज भी किया था। वो हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था इकरार पर, वो मैंने फिर DGISPR को भी दिया था और उस पर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि अभी बच्चा है, वो अभी कह रहा है कि उसको पुलिस को उस नंबर दे रहा था वहां इतला करें। तो मैंने कहा वो पुलिस को तुम कैसे वो बता रहे हो चोरा दी ला, तो वो आप उसको इन्फॉर्म क्यों करें? सईद गनी के साथ तुम्हारा पहले से इख्तलाफ चल रहा है, तो सईद गनी हो तो वो कभी भी नहीं करेगा। बल्कि सईद गनी को भी मैंने कहा था कि यार बेवकूफी तो तुम्हारी है, क्या बेल जो है वो हो गई या ग्रांट, ठीक हो गया। वो 3 कत्ल के केस थे, तीनों में ग्रांट हो गई। उसके बाद तो दूसरी जो बेल थी जिसमें वो उसने जो इन्फॉर्मर के घर में उसको नशा पिलाकर और उसको लेकर जाने की कोशिश की, वो उसके हाथ से भाग गया। यार को कि ISI को ये केस रेफर करें, उसकी जगह की जियो फेंसिंग करें और उसको लोकेट करें। और वो बाद में पता चला कि उसकी वो अगले दिन वो पेश हो गया, उसने बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली। इट मींस कि वो बंदा उनके सामने आ गया। तो सईद गनी को मैंने ये कहा था कि भाई तुम एटलीस्ट, अगर एक बंदा जो है उसने बेशक उसने बेल करा ली हो, लेकिन कानून में एक 16 MPO है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, एक लॉ। क्योंकि मैं खुद एक सिविल सर्विस में रहा हूं तो मुझे ये सारी पता है कि आप किसी बंदे को, अब ये हाफिज सईद को देख लें, उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता था, वो 16 MPO के तहत उसको बंद कर देते थे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर आता था, इंटरनेशनल प्रेशर आता था, वो 16 MPO के तहत बंद कर देते थे। तो इस बंदे को जब तक इसके जो इकरार की या दूसरे लोगों को जो कत्ल करने की धमकियां देता फिर रहा है, ये जिस वक्त तक उसकी बेलों का फैसला भी बेल बिफोर अरेस्ट है या पूरी जमानत होती है, अभी इसने जाकर रिकन्फर्म करवानी है, या इसे रिकन्फर्म कराने में जब केस शुरू होना है, तो कम से कम उस बंदे को बाउंड कर दिया जाए कि आप लोग अब यहाँ से मूवमेंट नहीं कर सकते जब तक आप थाने को इत्तला नहीं करेंगे या हमारे दूसरे जो मुतल्लिका अफसरान को इत्तला नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि उससे ये जो एहतमाल है जिस बात का कि वो जितना ये इकरार कह रहा है कि मुझे वो मर्डर कर सकते हैं या मेरे किसी दूसरे बंदे को मर्डर कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उस शख्स को सर्टेन एरिया में बाउंड कर दिया जाए। ये लॉ परमिट करता है। ये सईद गनी या पीपल्स पार्टी वालों को चाहिए, ये बिलावल को मैंने बल्कि ट्वीट किया, मेरी तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि वो जो उसके तो घर पहुंच गए हो तुम, जो अगवा हुआ था वो अगले दिन उसी से शाम को वापस भी आ गया। मुतीउल्लाह की बात कर रहा हूं मैं। ये बंदा जो तुम्हारे घर के फैंटी खाकर हैदराबाद में, उसके लिए निकलेंगे ना, उसके कर देते, उस पुलिस वाले को पकड़ कर दो छतरौली कर देते, उसको गालियां दो दे देते। ठीक है ना, वो उसमें नहीं वो बोला, आप अंदाजा कर लें। वो जो दूसरा जर्नलिस्ट जो मर्डर हो गया उनका, वो उसकी बात नहीं वो करेगा, वो मतीउल्लाह जान की बात उधर से आकर यहाँ वो मतीउल्लाह जान के घर हो गया। तो वहां वो जहाँ हैदराबाद में वो कम से कम IG को बुलाकर वो पूछा जाता कि भाईजान ये तशद्दुद करने की रवायत कैसे हुई है, और उल्टा उसे पूछा जाता कि ये तुमने रिश्वत जो 50,000 रुपया रिश्वत जो ली है, ये गुटका जो है वो उसको राइट पाथ देने की कुछ जो बातें कर रहे हो, ये हर थाना कर रहा है। ये सिर्फ इकरार तो एक थाने की बात कर रहा है, ये तो हर थाना जो है जो बिकता है और उसका रेट लगता है, और वो इफ्तिखार भाई वो कर रहा है ना कि DPO जाता है वो पार्टी के पास जाता है। ठीक है ना, तो ऐसा मैं एक बात ऐड करूंगा। एक मिनट जी प्लीज। इफ्तिखार भाई मैं अभी बहुत ज्यादा सर्च किया, अभी IG जेल खाना जाता है। हमारी जेलें जो है सर वो इस वक्त जुराइम की आमाजगाह बन चुकी हैं। आप छोटा सा मुजरिम बन के जेल में चले जाते हैं ना, तो आप उससे कई गुना बड़ा मुजरिम बन के बाहर आ जाते हैं। आपके इतने लिंक्स हो जाते हैं, आप वहां से फोन पे रह के आप वो काम करवा सकते हैं, मर्डर करवा सकते हैं, टारगेट किलिंग करा सकते हैं, मतलब आपके ऊपर किसी तरह का ब्लेम ही नहीं आएगा। तो वो बंदा जब जेल में गया तो उससे कई और बड़े बड़े जुराइम कोशा लोगों से राब्ते हो गए होंगे। ऑटोमेटिकली वो उसका हौसला बढ़ गया, उसका डर खौफ खत्म हो गया। हमारे तो यहाँ तो तरबियत नहीं है, ये तो आमाजगाह बनी हुई है सर। जी असद भाई, मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि अदालतें जो है इस किस्म के लोगों को जिनके ऊपर कत्ल की
FIR हैं और बहुत सारे मुकदमात भी हैं, उनको बेल कैसे मिल जाती है? सर, कोरोना के दिनों में इतनी ज्यादा लोगों को फेवर मिली है कि इस दिन 6-5 माह हो गए तकरीबन, इन दिनों में अदालतें 1-2 जज आते रहे हैं, किसी बंदे को भी जेल नहीं भेजा गया, सबकी ही जमानतें मंजूर होती रही हैं, मुसलसल होती रही हैं, वो चाहे जिस तरह का भी केस आया है। तो मुझे बताएं कि इन 4-5 माह के अंदर जुराइम तो उसी तेजी से होते रहे, और मुजरिमों को जितनी फेवर इस दौर में मिली है 4-5 माह में, लोगों के चेहरे पे ऊपर मास्क होते थे, समझ ही नहीं आती थी कि ये बेचारा बीमारी की वजह से मास्क पहना हुआ है या अपनी सेफ्टी के लिए पहना हुआ है या मुजरिम है। वो इतने जुराइम पे, हर सोसाइटी के अंदर, लाहौर के अंदर जुराइम की तादाद दुगनी हो गई। क्यों हुई? कि सिर्फ लोगों को मौका मिल गया। आप किसी का चेहरा नहीं चेक कर सकते थे कि उसने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है और वो बाकी चोर डाकू है क्या है। सही है, बिल्कुल। इफ्तिखार भाई, अब थोड़ा सा आते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? योम इस्तिसाल जो है वो मनाया जा रहा है, मनाने को तैयारियां हो रही हैं मनाने के लिए। आप लेकिन जो सिराजुल हक साहब हैं, उनका बयान आया है कि कश्मीर में कत्ल गारत जो है वो जारी है और हमारी हुकूमत जो है वो खामोश है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये, मैंने तो अभी तक ये नहीं देखा कि कोई कश्मीर कमेटी का चेयरमैन या हमारी जो वजीर खारजा है वो बाहर आकर उन्होंने कोई कश्मीर पे बात की हो। हाँ, इमरान साहब की वो तकरीर जो है वो बिल्कुल सारी दुनिया में वायरल भी हुई है और उस पर बहुत बात भी हुई है, लेकिन कश्मीर कमेटी या हमारी जो वजीर खारजा है वो बाहर आके इस इशू को नहीं उस तरह उठा रहे जिस तरह इनको उठाना चाहिए। जी इफ्तिखार भाई। देखें, वो जो जिस तरह आप देखें काजी साहब, जिस तरह वो आपके दोस्त थे ना, क्या नाम है, मौलाना फजलुर रहमान, वो कभी कश्मीर कमेटी का हमें पता ही नहीं चला कि वो इतने साल वो चेयरमैन सरबराह रहे हैं। हाँ, हमें पता ही नहीं था कि वो चेयरमैन है। एक दफा मैंने उनसे पूछा गलती से, पहले मैंने देखा कि दरवाजा खुला, मैं भाग भी सकता हूँ कि नहीं, मैंने ऐसे पूछा कि जनाब इतने करोड़ रुपए जो खर्च हुआ है ये आपके वो ये डिटेल जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुई है, तो ये आपने क्या क्या काम किया कश्मीर कमेटी ने? तो उसका जो पीआर था उसने कहा कि जनाब वो जो लड़का था, क्या नाम है उसका, वो जो बाद में नूर में चला गया था, उसने कहा कि जनाब इतने हमने जो स्टेटमेंट्स इशू किए हैं, इतने हमने ताजियाती रेफरेंस दायर किए हैं, वो बरहानी के कत्ल पर हमने ये कुछ कहा है। और मैंने कहा मतलब ये तो हम वैसे फ्री में कर देते हैं, अगर वो प्रेस रिलीज जारी करनी है या मजम्मती करारदाद पेश करनी है। किया क्या? कितने मुल्कों में जाकर लोगों को कन्विंस किया है कि ये दिस इज द कश्मीर काज और आपका मौकफ ये होना चाहिए। असूली तौर पर फिर एक और भी, वो मंजूर वसा साहब को याद होगा, पिछले दौर में नवाज शरीफ साहब ने कहा, यानी PMLN गवर्नमेंट ने, कि जी कश्मीर के बारे में मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जाएंगे। तो मंजूर वसा का वो भाई, वो क्या नाम था, वो साहब, उसको पूछा कि भाई तुम भी जा रहे हो बेल्जियम या कहीं बाहर के मुल्क में, आप बताओ कश्मीर काज है क्या? क्या कहता है, ये पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का आपस में कोई झगड़ा है, मैं वैसे पता करके जाऊंगा कि कश्मीर काज क्या है। तो आप उससे अंदाजा करें। अब साइमल्टेनियसली आप फखर इमाम की बात करते हैं, मुझे तो फखर इमाम एक दफा बस नजर आया है, उसके बाद से फखर इमाम भी गायब है। अब वो भी उसका नहीं पता चलता है कि कश्मीर कमेटी है। अब सिंपली इमरान खान की वो तो रह जाती है, और उसके बाद ये यौम इस्तेसाल है, ठीक है ना, ये इस्तेसाल है, ये पता नहीं किस चीज का इस्तेसाल है। हमारा इस्तेसाल है जो आटा 70 रुपए का हो गया, टमाटर मार्केट से गायब हो गए हैं। पिछली दफा मैंने कहा तो वो फिर वो PTI वाले मुझे फोन करना शुरू कर देते हैं कि तुम बैठ के उधर बेइज्जती करते रहते हो हमारी। तो मैं उसको कहा कि यार मुझे 70 रुपए का किलो आटा मिल रहा है, मुझे तो आप फ्री दे दोगे आटा, ठीक है ना, कि ये ले लो। तो और ये उनका वो 100 रुपए किलो आटा चला जाएगा गरीब आदमी के लिए, वो कहाँ से वो पूरा करेगा? तो कश्मीर काज अभी सिर्फ तकरीरों से या उससे वो शायद इसका सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। आप इसके लिए आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना पड़ेगा। मोबिलाइज करने का भी तरीका कार मौजूद है। ये फॉरेन सर्विस के लोग जो बैठे हुए हैं वो जाहिर है वो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आप लोगों के कितने आपका खारजा कितना सीरियस है, और दूसरा जो है तो वो उनके पास क्या प्लेजेबल रीजंस हैं या कौन सा ऐसा आपके पास प्लान है कि जो उस पर वर्क कर सके, कि जो भाई जिनको 1 साल हो गया है इतनी ज्यादा गैंग रेप्स हो रहे हैं, अपनी उनके बच्चों के सामने गैंग रेप किया जाता है। 3000 के मेरे को लिस्ट मेरे पास पड़ी है कि उनको गैंग रेप किया गया खवातीन को,
और कुछ 30,000 के करीब बच्चों को अगवा किया गया है और उनको फिर जिनसी तशद्दुद किया गया। और ये पहली दफा ये कहा गया है कि जी रेप फॉर द काज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कौमी मुफाद की खातिर रेप करना है। अब मुझे नहीं समझ आती कौमी मुफाद की खातिर रेप करना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो ये फिर दूसरे उनको मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की आबादी को माइनॉरिटी में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, अगरचे इसको कई सौ साल लग जाएंगे, क्योंकि 98% से इन्होंने कोई 92% आ गई है डिक्रीज होके। और कुछ हिंदुओं को उन्होंने अलाउ कर दिया बाकायदा 370 और 35 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में था उसको तो खत्म कर दिया है इन्होंने। अब वो वहां पे जो हिंदू हैं वो लैंड खरीद सकते हैं, वहां पे वो बना सकते हैं, लेकिन जिसकी रेजिस्टेंस हो रही है, ठीक है ना। एक प्लस एज ये हुआ कि वो बंगालीज को जो सिटीजन एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया इंडिया का। जहां तक आपको याद होगा कि बांग्लादेश की जो हसीना वाजिद है वो इसी बुनियाद पर इमरान खान जो है बैकवर्ड डिप्लोमेसी के साथ, मिलिट्री डिप्लोमेसी के साथ भी वो अब जो बांग्लादेश का पाकिस्तान की तरफ जो डिप्लोमेटिक रवैया वो पॉजिटिव होता जा रहा है, साइमल्टेनियसली नेपाल और भूटान का भी। तो ये एक रीजन के अंदर तो जी ठीक है। मैं असद भाई को रीजन के अंदर इंडिया जो है वो एक आइसोलेशन में वो जा रहा है डिप्लोमेटिकली। बिल्कुल सही है। असद भाई आप इस पर जी 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 बिल्कुल, वो इन्होंने बिल्कुल फरहाद भाई ने कहा कि वो आइसोलेशन में चला गया हुआ है इस वक्त। अगर देखा जाए चाइना और पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट की वजह से जो इनका इंडिया का अगर देखा जाए मोदी बिल्कुल कट आउट हो गया है। हमने देखना है कि अब कश्मीर को आजाद तो अगर देखा जाए तो कारगिल जब हुई थी उस वक्त भी आजाद हो सकता था। कश्मीर का इशू जिन लोगों ने गोरों ने बनाया हल भी उन्हीं के पास है। आज अगर बरतानिया नहीं कर सकता तो ट्रंप कल को आपको कश्मीर का मसला हल करवा कर दे सकता है जब एक ज्यादा प्रेशर डलेगा। अब मुझे बताएंगे इस वक्त कश्मीरी जंग लड़ रहे हैं अपने तौर पर, जितनी कोशिश अगर हम कश्मीर के लिए जंग लड़ें तो एक एटमी जंग शुरू हो जाएगी। या तो हम इंडिया से बराबर या उससे ताकतवर हो जाएं, तो फिर हम उस पर हमला करके कश्मीर को आजाद करा लें, जैसे कश्मीरी भाई हमें डिमांड करते हैं। दूसरी सूरत यह है कि वो जब अपनी कोशिश करके अफगानिस्तान की तरह उनसे जान चढ़वा लें, वहां एक गुरिल्ला वार शुरू हो जाए, लेकिन पूरे कश्मीर की तरह भी नहीं लग गए। हमसे आज तक हमने जो जंगें लड़ी वो कश्मीर के लिए जंगें लड़ी, हमारे से इंडिया से कोई जाती दुश्मनी दूसरा तो नहीं थी ना। कश्मीर का मसला था जिसकी वजह से आज तक हमारी कोई इस तरह से निभ नहीं पाई और हम आज तक उसी तरह ही आमने सामने खड़े हैं। मोदी की पॉलिसियों ने कम से कम ये जरूर हमें एक मोटिवेशन दी है और वहां पर कश्मीरियों को भी वहां पर जिहाद के लिए खड़ा किया है। उनका नौजवान भी उनके खिलाफ खड़ा हो गया, उनकी पॉलिसियों की वजह से मुसलमान भी उतना पर हो चुका है। हम यहाँ पाकिस्तान बैठ के यहाँ उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं जो वहां पर उनके ही भाई हैं। अब कश्मीर के कश्मीरी दोस्त जो उनके मुसलमान भाई हैं वो तो उनको किसी तरीके से सारे से सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो इंडिया के अंदर मुसलमान हैं वो करोड़ों में हैं, वो भी तो इंडिया के लिए, इंडियन मुसलमानों के लिए खड़े नहीं हो सकते। वो मोदी को वोट उसी तरह देकर दोबारा इलेक्ट करके उसको वहां खड़ा कर, उसकी पॉलिसी को सबको नहीं पता था। गुजरात के अंदर जो जुल्म सितम उसने किया था वो मुसलमानों को नहीं पता था कि ये क्या करेगा, किस दिन का बंदा है, और अभी तक कर रहा है मुसलसल। आपको गाय ज़िबा करने के लिए मुसलमानों को कोई भी आजादी नहीं है, तो कम से कम इंडियन मुसलमानों को और कश्मीरी मुसलमानों को पाकिस्तान उनकी फेवर करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। कश्मीर इंडिया को कमजोर करो, इंडिया जब अपने घर से कमजोर होगा तो हम आपके लिए खड़े होंगे, कश्मीर भी आजाद होगा, एक नया पाकिस्तान भी बनेगा, खालिस्तान भी बनेगा, सब कुछ बनेगा। लेकिन उसके लिए उनको खुद से कोशिश करनी है। हम उनकी सफारती सतह पर जितनी हो सकी है कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, ऑल द वे फ्रॉम लाहौर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे एंड आई होप के अगले प्रोग्रामों में भी आप जरूर शिरकत करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सो मच। और भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आप तो रेगुलर मेरे साथ वेलकम। सुमार को बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सो मच जी, ये तो थे हमारे, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे इफ्तिखार भाई हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। मैं बहुत सारी बातें अभी तक हुई हैं, कश्मीर के हवाले से भी हुई हैं और जो पाकिस्तान की सियासत है उसके हवाले से भी हुई हैं। कुछ यही बातें जो हैं हमारे जो यहाँ लोकल रहने वाले हैं यूके के, उनके साथ जो है वो भी इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे और जो यूके में हो रहा है उस पर भी
ये रोशनी डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त 3 जो दोस्त हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। एक है जनाब शाहिद जंजुआ साहब फ्रॉम हैलीफैक्स, वो भी गाय बगाए हमारे प्रोग्राम में आते रहते हैं। और जंजुआ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और दूसरे हमारे साथी हैं जनाब जावेद साहब, ये भी कभी कभी हमारे साथ प्रोग्राम किया करते थे, लेकिन अब कोरोना की वजह से अंदर बंद है। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, आपका जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपका। और एक हमारे साथी हैं जनाब ऑल द वे फ्रॉम दुबई, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जफर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी मैं सबसे पहले जावेद भाई आपकी तरफ आता हूँ कि बहुत सारी बातें हुई कश्मीर के हवाले से, बहुत सारी बातें हुई हमारी जो सियासत है पाकिस्तान में उसके हवाले से। आप क्या समझते हैं कि आजकल जो कप्तान हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यानी कि ये किसी के माइक पे आवाज आ रही है, फीडबैक आ रही है, मेरा ख्याल है मैं जरा थोड़ा माइक इनके बंद करो। जी जावेद भाई, आप क्या समझते हैं कि जो हमारे कप्तान हैं उनके खिलाड़ी जो हैं वो किस पिच पर खेल रहे हैं, खुद ही आउट होते जा रहे हैं और लगता है ऐसे है कि जो कप्तान है उसको भी ये आउट करने की सोच रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो अभी मीडिया में खबरें आ रही हैं, इनका जो सो कॉल्ड वसीम अख्तर जो बनने जा रहा था वजीर आला पंजाब जो हैं जनाब उस्मान बुज़दार उस्मान साहब जो हैं, इसके बारे में भी बहुत सारी जो खबरें हैं वो आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्हीं की राह पर ये पीटीआई भी चल निकली है? जी जावेद भाई। जावेद भाई, इसमें ये कहना कि पूरी पीटीआई उन्हीं की राह पर चल रही है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन देखिए बात यह है कि 22 साल से इमरान खान स्ट्रगल कर रहे थे और वो हुकूमत हुकूमत में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के सिस्टम में जो है वो ये है कि उनके पास इलेक्टेबल्स नहीं थे। जब उन्होंने इलेक्टेबल्स को अपने साथ लिया तो वो इलेक्टेबल्स तो वही है जो पिछले 30-40 साल से, ज्यादातर वही हैं जो पिछले 30-40 साल से जो है वो आते ही इस मकसद के लिए हैं कि जी आके पैसा बनाना है, करोड़ खर्च करना है ताकि 1 अरब कमाना है, इस तरीके से, मतलब उनका तो यही कैलकुलेशन होती है। तो वो लोग आ गए हैं। अब बात यह है कि सारे नहीं, मतलब जैसे आपने एक मिसाल दी इनकी बुज़दार साहब को इमरान खान ने जो वसीम अकरम प्लस कहा था, तो उसका तो जो मतलब मेरी समझ में आया है या जो मैं एनालाइज करता हूँ वो ये है कि आपको पता है कि जो पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है और जिस पंजाब में जिसकी हुकूमत होती है नॉर्मली सेंटर में भी उसी पार्टी की हुकूमत होती है। तो बुज़दार जैसे आदमी को वजीर आला बनाने का इमरान खान का जो फैसला है वो मेरे लिहाज से वो है कि वो इंतहाई शरीफुन नफ्स आदमी है। इसी वजह से उसको लगा है कि ये किसी साजिश का शिकार नहीं होगा। देखें इसके इमरान खान के करीब, बहुत ही करीब के साथी जैसे जहांगीर तरीन है या 1-2 और हैं, वो भी जो है वो दगा दे गए, लेकिन बुज़दार साहब जो है वो लगे हुए हैं। अगर झटका अगर वजीर आला की तरफ से पंजाब के झटका लगता है पीटीआई को तो ये बहुत बड़ा झटका होगा, उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो बुज़दार जैसे आदमी को वजीर आला बनाने का मकसद ये, अब वो वसीम अकरम का नाम दें या कुछ भी करें उससे तो मतलब उससे हमें कोई एतराज नहीं है कि उनको वसीम अकरम का नाम दें या डेनिस लिली का नाम दे दें या कुछ भी कर दें, मतलब उसमें वो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो वो वसीम अकरम नहीं है, लेकिन कम से कम पीटीआई की हुकूमत पंजाब में बरकरार है। वो सिर्फ जो है वो बुज़दार के वहां बैठे होने की वजह से है कि अमली तौर पर इमरान खान जो है वो वहां पर हुकूमत कर रहे हैं और बुज़दार को उन्होंने बिठाया हुआ। जैसे कि हमारे सिस्टम में है कि जी वजीर आजम सारा काम कर रहा होता है और एक सिर्फ बैरून वफ से हाथ मिलाने के लिए हमने एक सदर भी रखा हुआ था। तो यहाँ जो है सूबा के वजीर आला जो है ना वो हमने सिर्फ बैरून वफ से हाथ मिलाने के लिए वो रखा हुआ है। बाकी ये मतलब डेफिनेटली इमरान खान को प्रॉब्लम्स तो हैं। अच्छा, आपका प्रोग्राम में इत्तेफाक से शुरू से तो नहीं सुन सका, लेकिन अभी काफी प्रोग्राम का हिस्सा मैंने सुना, उसमें इन्होंने बहुत सारी शिकायतें, इफ्तिखार साहब ने स्पेशली शिकायत की कि वही ब्यूरोक्रेसी है जो पिछले करप्ट हुकूमतों ने अपने मकासद के लिए जो लगाई थी वही ब्यूरोक्रेसी है। अब प्रॉब्लम ये है उसके इमरान खान के साथ के मतलब मेरी जाती तौर पर राय ये है कि इमरान खान जो है ना वो मगरबी तरीके से हुकूमत करना चाहते हैं कि वो अदालतों को नहीं छेड़ते, वो सारी चीजें नहीं करते। इसका मेरे हिसाब से इमरान खान को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप देखें शुरू में ये हुआ कि आईजी उन्होंने इस्लामाबाद का लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनका वो फैसला ही टर्न डाउन कर दिया। मतलब आप एक वजीर आजम अपना आईजी नहीं लगा सकता
तो फिर वो क्या कैसे काम करेगा? बात वही, प्रॉब्लम वही है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब इमरान खान को यही करना चाहिए, मेरे हिसाब से इमरान खान को वही करना चाहिए जो पिछली हुकूमतों ने किया कि जी आप जजेस को खरीदें और अपनी मर्जी के फैसले करवाएं। अब वो अपनी मर्जी के फैसले जो अपनी लूट मार को बचाने के लिए करते थे, इमरान खान जो है उनसे कम से कम ये उम्मीद नहीं है कि ये अपनी जो है वो कोई लूट मार करेंगे, उसको बचाने के लिए वो फैसले करवाएंगे। तो वो अपनी जिस तरह वो जो अपना मोटिव लेकर आए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भी उन्हें अपने जजेस की जरूरत है। सबसे बड़ी पाकिस्तान में प्रॉब्लम इस वक्त सिस्टम की ये है कि ईमानदारी का काम करने के लिए भी जो है वो आपको अपने जजेस की जरूरत है। जो जज वहां लगाए हुए हैं वो सारे जो है वो पिछली हुकूमतों के लगाए हुए हैं या इस तरीके से बहुत मजे से जो है उनको जमानतें भी मिल जाती हैं। फिर जावेद भाई फिर इंसाफ तो ना हुआ ना, फिर तो ये है कि अपनी मर्जी के जज लगवा लो और जिस तरह काम करना है। नहीं, अब मैं यही कह रहा था ना कि इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि इंसाफ के उसूल के लिए भी जो है ना वो अपने जज लगाने की जरूरत है, वरना वो जो जज लगे हुए हैं वो इंसाफ होने ही नहीं दे रहे। प्रॉब्लम ये है। ठीक ठीक ठीक। शाहिद भाई आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद युवा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप बाहर कहीं फिरने घूमने गए हुए थे और आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है वो क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरह उसी तरह कर रही है कि अपने साथियों को दोस्तों को नवाज रही है? गो के कप्तान जो है उनके बारे में तो जो अपोजिशन है वो भी कहती है जी कि ये बड़े ईमानदार हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो सो कॉल्ड वसीम अकरम वो लाए थे पंजाब में, उन्होंने उनको लेट डाउन किया है या नहीं? जी जुंजा सर, आज के इस प्रोग्राम में मैं बड़े कुछ अहम निकात जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। तो बराह रास्त में अगर आपके सवाल की तरफ चलूं तो आपने कहा कि पंजाब के अंदर उन्होंने एक सो कॉल्ड वज़ीर आला रखा हुआ है। ये बात नहीं है। पंजाब के अंदर बुज़दार जो है वो एक सोचे समझे मंसूबे और प्लानिंग के मुताबिक इमरान खान ने रखा है, क्योंकि इमरान खान साहब को डर था कि अगर उन्होंने वजारत आला जो है वो परवेज इलाही को दे दी तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा या अगले 5 साल के अंदर कोई जगह बाकी नहीं बचेगी। और उन्हें यह भी पता था कि अगर वजारत आला पंजाब जो है वो दे दी गई चौधरी खानदान को या किसी और तगड़े वज़ीर आला को, तो उसका नुकसान ये होगा कि वो बराह रास्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुल के बात करें तो वो उनके साथ जो है बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा, लेन देन करेगा या जो मामलात हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शन लेगा। लेकिन बुज़दार को इसलिए रखा हुआ है कि बुज़दार तो एक नाम का वज़ीर आला है, एक अंगूठा छापने वाला है। नाम जो है वजारत आला का, उसका नाम जो है वो बुज़दार है, लेकिन हकीकी तौर पर जो पाकिस्तान की पंजाब की वजारत आला है वो खुद इमरान खान साहब के हाथ में है। और यही वजह है कि पूरे मुल्क की तरह पंजाब का सत्यानाश हो गया और पंजाब में हर शख्स रो रहा है। अब अगर आप आगे चले जाएं कि पीटीआई की जो कारकर्दगी है, तो मैं समझता हूं कि मैं आज आपके इस प्रोग्राम के अंदर किसी तौर पर भी अपनी राय, अपना तजिया नहीं दूंगा। मैं जो पीटीआई के सिलेक्टर्स हैं, जनरल एजाज साहब, मैं अगर उनकी राय आप तक पहुंचाऊं और उनके अल्फाज के मुताबिक उनसे सवाल किया गया कि तहरीक इंसाफ को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ को 4 नंबर दूंगा। उनसे पूछा गया कि तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी क्या है, कहते हैं कि मैंने भी वोट इमरान खान को दिया था और मुझे बड़ी सख्त मायूसी हुई। आप याद रखें कि जनरल एजाज ऐवान जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान के मुसद्दका तज्जिया नगार हैं। गोया उनकी राय के पीछे पाकिस्तान की अस्करी अदारों की राय आ रही है और ये पहला मौका आया है कि अस्करी अदारे भी इमरान खान साहब से इतने मायूस हैं कि अब उन्होंने इमरान खान साहब से फासला रखना शुरू कर दिया है। आज मैं आपको सबसे बड़ा पीटीआई का मैं बताऊं कि जो पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, इनकी प्रॉब्लम ये है कि इन्हें चाहिए पाकिस्तान नहीं चाहिए था, इन्हें चाहिए था कि इमरान खान साहब को अमेरिका का वज़ीर आज़म बनवाते ताकि उनके पास रिसोर्सेज होते, अदालतें अमेरिका की होती या बरतानिया का वज़ीर आज़म बनाते और फिर ये देखते कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी क्या है। अब हुआ ये कि ये चाहते हैं वो तो बरतानिया और अमेरिका में भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो जंग लड़ी या जहां पे इमरान खान साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठाया गया वो बदकिस्मती से पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इमरान खान साहब के ऐलानात का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब मैं आपको ये बात जो बताना चाहता हूँ, चूंकि प्रोग्राम जो होता है वो सिर्फ इल्जामात के लिए नहीं होता,
प्रोग्राम के अंदर हमेशा जो है वो इस तरह का तजिया पेश किया जाता है कि लोगों को एजुकेशन मिले और लोगों को मसाइल का सद्देबाब करने का तरीकाकार पता चले और लोगों को पिन पॉइंट करें कि मसाइल की जड़ क्या है। मसाइल की जड़ ये है कि मौजूदा हुकूमत ने, पीटीआई की हुकूमत ने ब्लंडर मारा और पीआईए को अरबों का नुकसान पहुंचाया। और ब्लंडर ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जब खिताब करने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी और कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्द भेजे गए हैं उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की आईएसआई है। ये बयान आप सब ने सुना। फिर जब वो बोले तो उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर दहशतगर्दी प्रमोट करने के लिए और जो दुनिया को दहशतगर्दी का, एक मिनट जरा, सबसे बड़ा टास्क मिला वो तालिबान था और इमरान खान साहब ने उसका भी इल्जाम पाक आर्मी के सर पे धड़ दिया और ये कहा कि इसकी जिम्मेदार भी पाक फौज है जिसने ये तालिबान पैदा किए। इस पे जरा थोड़ा सा तजिया लेती है जावेद साहब का। जावेद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ये जो अभी बात कर रहे हैं शाहिद साहब? देखिए, ये शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं वो मतलब ये क्या नाम है, वो मरियम सफदर का जो मीडिया हाउस है उससे बहुत जमाने से बातें चल रही हैं कि जी वो फौज भी अब तंग है और वो अलग हो गए हैं। बल्कि नवाज शहबाज शरीफ के पाकिस्तान आने से पहले की बातें, फिर ये हुआ कि जी शहबाज शरीफ आए, इन्होंने भंगड़े डाले, मिठाइयां खाई कि जी शहबाज शरीफ को बुला लिया है, इमरान खान से तो हुकूमत चल नहीं रही है, फौज ने जो शहबाज शरीफ को बुला लिया है। तो एक तो ये बात इन लोगों के खुद इनको यही समझ नहीं आती कि कभी तो वो फौज को गालियां दे रहे होते हैं और फिर कभी भंगड़े डाल रहे होते हैं कि जी ये फौज जो है उसने शहबाज शरीफ को बुला लिया हुकूमत करने के लिए। तो खैर ये इनकी बातें जो है ना वो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ की बातें कर रहे हैं कि फौज से कब लड़ाई हो रही है। कभी मतलब आज मैं इन्हीं के एक लीडर का मैं बयान सुन रहा था और उसने कहा कि जी इमरान खान जो है फौज को शर्मिंदा करना बंद कर दें। भाई आप कभी कहते हो फौज उसको इमरान खान को चला रही है और कभी आप कहते हो कि वो इमरान खान फौज को शर्मिंदा कर रहा। मतलब इनके बातों का कोई सर पैर नहीं होता, कोई एनालिसिस की बात तो बहुत दूर की बात है, कोई सर पैर ही नहीं होता इनकी बातों का ना। तो वो तो खैर ऐसे ही वो बातें। बाकी जब बुज़दार साहब की जो बात हो रही है ना, तो इन्होंने भी वही तज्जिया किया जो मैंने कहा कि इमरान खान ने जो है ना वो एक कमजोर बंदा रखा हुआ है वहां पे कि जो उनके खिलाफ चाल ना चल सके। ठीक है ना, उसकी वजह ये है कि वो उनके खिलाफ ना चाल चल सके, क्योंकि अगर पंजाब गया तो हो सकता है कि सेंटर भी चला जाएगा पीटीआई की तरफ से। जी तो ये है अपनी जगह। दूसरा ये कि आपने कुछ काजी साहब, मैं जरा ये मोहतरम की बात का जरा जवाब दे लूं, इसलिए कि इन्हें पता नहीं है कि ये बात शाहिद जंजुआ कर रहे हैं, ये मरियम सफदर या नून लीग के किसी बंदे से बात नहीं कर रहे। और इन्हें शायद इल्म नहीं है कि तहरीके इंसाफ उस वक्त तख्ते पर नहीं पहुंची थी और वो लटक रही थी दरमियान में और इमरान खान साहब को प्रमोट करने के लिए और उन्हें लीडर साबित करने का जुर्म करने वालों में मैं भी शामिल था। तो शायद इन्हें इस बात का इल्म नहीं है, तो इन्होंने जो बात किसी और को कहनी थी वो यहाँ पे कह दी। अब मैं आपको एक इमरान खान साहब का एक और सबसे बड़ा ब्लंडर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिस नुक्ते को अभी तक किसी पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं उठाया। वो ये है कि 5 अगस्त यौम सीज है। इसका मतलब ये है कि ये सीज का तर्जमा जो है वो शिबली फराज ने ये किया है कि ये यौम इस्तेसाल है। इन्होंने हैशटैग भी बनाया हुआ है। अगर आप पीटीआई का हैशटैग देखें, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियल हैशटैग बनाया, तो उन्होंने लिखा है कि यौम इस्तेसाल। मुझे ये बताएं कि ये सीज का तर्जमा इस्तेसाल इन्होंने कहां से कर दिया? तो ये इस्तेसाल का तर्जमा करने वालों को पता होना चाहिए कि कल यौम मुहासरा है। पूरी इंडियन फौज ने कश्मीरियों का मुहासरा करके उनका जीना हराम कर दिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल बयानिए के अंदर उसे यौम इस्तेसाल करार दे के ये साबित कर रही है कि शायद जंजुआ जो कहता है कि इमरान खान साहब कश्मीर के बयानिए से हट चुके और कश्मीर के वकील ने कश्मीरियों के साथ गद्दारी शुरू कर दिया, तो ये उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत है कि जो हैशटैग होता है, बयानिया होता है, वो पूरी दुनिया सुनती है। तो पहले आप कहते थे कि कश्मीरियों का मुहासरा हुआ है, कश्मीरी अंडर सीज है, और अब आपने ये कह दिया कि उनका इस्तेसाल हो रहा है। भाई इस्तेसाल तो बलोचिस्तान वाले भी कहते हैं कि हमारा हो रहा है, इस्तेसाल तो सियासी जमातें कहती हैं हमारा भी हो रहा है। कश्मीरियों का इस्तेसाल नहीं हो रहा, कश्मीरियों का मुहासरा करके भारतीय फौज ने उनका जीना हराम कर रखा है। अब अगर किसी के पास मेरे इस नुक्ते का जवाब है तो वो सामने आए। जी सर, अगर आपको उर्दू में इस्तेसाल का मतलब पता हो तो वो वही है जो आप बता रहे हैं, जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, उसी को इस्तेसाल कहते हैं। मुहासरा तो एक सिंगल एक्ट है, लेकिन मुहासरे के साथ साथ जो उन पर जुल्म हो रहा है वो भी इस्तेसाल का पार्ट है। कल 5 मई यौम इस्तेसाल नहीं है। आप अपनी मालूमात दुरुस्त करें। शायद आप कश्मीर की तारीख नहीं बयान कर रहे, आप किसी और मुल्क की तारीख बयान कर रहे हैं। अंडर सीज का मतलब इस्तेसाल नहीं होता,
मुहासरा होता है, मुहासरा और इस्तेसाल के अंदर जमीनों आसमान का फर्क है। अच्छा जी जावेद भाई कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? नहीं, मैं क्या कहूँ इस पे कि भाई देखिए मासरा मतलब कश्मीर जो है वो 70 साल से इस्तेसाल का शिकार है, तो अब योम इस्तेसाल अगर आप दो बातों मिक्स हो रहे हैं, आप दो बातों को जोड़ रहे हैं। आप जरा शायद मतलब है कि वो मासरे में जो है उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ मासरा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने जो गलत किया हुकूमत ने उसकी निशानदेही कर रहा हूँ और आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। आप जो है वो वजाहत में पड़े हैं, ये वजाहत की बात नहीं है। मैं बयानिया के ऊपर जो गलत हैशटैग बना के पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना बयानिया बदल लिया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। शायद आप ट्विटर के ऊपर एक्टिव नहीं है और आपने ये मुतालिया नहीं किया और आपके नॉलेज में नहीं है कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो है क्या। जी शाहिद भाई, जावेद भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जो इन्होंने अभी कहा है, इसके बाद मैं जरा आगे प्रोग्राम को बढ़ाऊं? नहीं, मैं तो असल में इस उर्दू लफ्ज की वजाहत वो कर रहा था। आप ये कह रहे हैं कि जी वो हैशटैग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है और उसका मतलब कुछ और है। अब ये मतलब भी तो इनको जो फीड किया गया होगा मरियम सफदर की वहां से, तो अब क्या कर सकते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ये मुझे मरियम नवाज ने नहीं, शिबली फराज ने फीड किया है। शिबली फराज ने, जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही लफ्ज 4 मरतबा दोहराया है। चलें ठीक है, हम तो यही दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी हुकूमत जो है ख़ास तौर पर जो कश्मीर जो कमेटी है उसके जो भी चेयरमैन है, जो भी हेड है वो, और जो हमारी वजीर खारजा है, उनको चाहिए कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें इस इशू को उजागर करें सही तरीके से, ताकि यानी कि कुछ ना कुछ इसके बारे में आगे जो है मुस्बत पेश रफ्त हो सके। मैं जिन्ना साहब अब आऊंगा। जाद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, आप जी शायद भाई मैं अब इस चीज पर आऊंगा कि यूके में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पैगाम दिया था थर्सडे को, और ये पैगाम जरा सुनिएगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल भी करता हूँ। And now, as everyone looks forward to Eid al-Adha, which celebrates the Islamic values of duty and self-sacrifice, I urge you to keep up the excellent work with social distancing and limiting the number of friends and families in your homes, and engaging in the test and trace process if there are cases of coronavirus in your area, to help protect you, yourselves, and to help protect others. Of course, things will be different again this Eid al-Adha, including Eid prayers. But it's my fervent hope that you do get to enjoy the festivities and get some incredibly good things to eat. Let me wish all Muslims here in the UK and around the world the very best for Eid al-Adha. Eid Mubarak. जी, तो ये पैगाम उन्होंने थर्सडे को दिया, और थर्सडे रात ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जी जो ग्रेटर मैनचेस्टर है वो और उसके जो सबर्ब में जो इलाके हैं उसमें उन्होंने लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दिया कि लोग जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकते और इकट्ठे नहीं हो सकते। इवन अब तो ये है कि गार्डन में भी नहीं बैठ सकते। तो क्या ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि हर ईद को मैनचेस्टर में गाड़ियों की रेसिंग भी होती है, स्क्रैचेस भी होती हैं, बहुत सारा शोर शराबा भी होता है। क्या इसको नजर रखते हुए उन्होंने ये इकदाम उठाया जिंजो साहब? मैं समझता हूँ कि आपकी इस बात के अंदर बड़ा वजन है। ये बदतमीजी का तूफान बड़े अरसे से चल रहा है और हम समझते हैं कि ईद के ऊपर हम गाड़ियां लेके निकलें, उसके ऊपर पाकिस्तान का और कश्मीर का झंडा लगा के हम रेसिंग करें और इस तरीके से कानून की खिलाफ वर्जियां करें, तो शायद इससे पाकिस्तान का जो मुकाम है वो बुलंद होगा। ये बात बिल्कुल गलत है और ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जिस तरह आपने बात कही है, ये चांसेस थे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस तरह की हरकत या नौजवान कर सकते थे, लेकिन इसका एक पहलू और भी है। हमारे वज़ीर आज़म का जो पैगाम है वो पैगाम बड़ा मुस्बत है। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद भी दी, तो इससे जो है ये पता चलता है कि उन्हें मुसलमानों की अक़दार का बखूबी अंदाजा है। लेकिन उसके साथ जो ऐलान हुआ, इसके ऊपर दो राय आ रही हैं, और ऐलान के ऊपर जो राय है वो ये है कि मैं अभी जो है वो एक ऐसे इलाके से होके आ रहा हूँ जहां पे मैंने आधा घंटा पहले अपनी आंखों से मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ कम्युनिटी से तल्लक रखने वाले लोग जो आपस में कोई रिश्तेदार नहीं है, वो इकट्ठे, कम अज कम मैंने उनकी तादाद 60 से 70 देखी है,
वो गठे बैठे हुए थे, किसी ने मास्क नहीं पहना, किसी ने जो है वो ग्लव्स नहीं पहने और किसी किस्म की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। और ये वीडियो भी गालबन मेरा ख्याल है कैप्चर हो गई है, तो अगर मौका मिले तो ये प्रेजेंट की जा सकती है। और बल्कि ये आप बाहर निकले तो आप अपनी आंखों से ये नज़ारे देख सकते हैं। तो जब ये सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी जो है वो बाकियों पर नहीं है, तो इसे सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर लागू करना, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठेंगे और लोग ये समझेंगे कि दाल में कुछ काला है। और एक बात और भी है कि रात गए जो डेटा दिया गया जिसमें ये कहा गया कि मैनचेस्टर और नॉर्थ वेस्ट वेस्ट यॉर्कशायर के अंदर कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है, तो इस पर जो है वो मेरे कुछ दोस्तों को एतराज भी है जो जानते हैं हालात को और जो डेटा एनालिसिस करना जानते हैं। वो ये कहते हैं कि इस तरह की बात नहीं है, गालबन उन्होंने किसी खदशे के तहत कहा है। लेकिन कोरोना के जो बढ़ने की जहां तक बात है वो लंदन में तो बढ़ सकती है, वो आप देखें तो उस इलाके में तो बढ़ सकती है जहां पे आप देखें बीच के किनारे ब्राइटन में आप चले जाएं तो हजारों अफराद का इज्तिमा हो रहा है, गठे बैठे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा इलाका जहाँ पे मुसलमानों की मसाजिद भी बंद है, गैदरिंग भी बंद है, वहां पे जो है वो या जिन इलाकों में लेबर पार्टी की हुकूमत है उन इलाकों के ऊपर खदशात का इजहार करना और ये कहना कि वहां पे कोरोना की तादाद बढ़ रही है, इसके अंदर जो है गालबन बहुत कुछ सोचने वाला है और बहुत कुछ जो है वो इसके ऊपर तहकीक होनी चाहिए। बहरहाल चूंकि हम बरतानिया के अंदर रहते हैं, मुसलमान बड़े जिम्मेदार हैं और मुसलमानों को चाहिए कि जो हुकूमती हदायत है उसके ऊपर सख्ती से अमल करें और हुकूमत को भी ये चाहिए कि वो खौफ व हरास ना फैलाए, लोगों को तसल्ली दे, उन्हें जो है तशफ़ी दे कि गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया जो है वो बड़े अब एहसन तरीके से कोरोना की ट्रीटमेंट कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कोरोना दिन ब दिन और बदलते मौसम के साथ जो है वो इंशाअल्लाह जो है वो इसका चैप्टर क्लोज होगा। लेकिन चूंकि वैक्सीन का कुछ मामला है, वैक्सीन अभी तक जो है वो लगी नहीं है, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर लोगों को इस तरीके से ये बताया जाए कि कोरोना खत्म हो रहा है तो फिर गालबन जो लोगों की विलिंगनेस है वैक्सीन लगवाने की, शायद उसके अंदर जो है वो कमी आएगी। तो ये भी इस तरह की कुछ चीजें होती हैं। तो इदारे एक लंबी प्लानिंग के साथ बहुत कुछ सोच के अपना बयानिया जो है वो कौम के सामने लाते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात हैं जो लोग मार्केट के अंदर या जो घरों में बैठ के या जो है वो मीडिया के अंदर लिखते हैं, जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आपको भी मैं शामिल करता हूं। आप क्या सोचते हैं ये जो मैसेज था और उसके साथ ही लॉकडाउन जो है उसको कर दिया? जी जावेद भाई। जावेद भाई, इस सिलसिले में मैं एक मैं थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ, इख्तलाफ कह लें या आपकी राय से थोड़ा से अलग से मैं बात करता हूँ, क्योंकि एक हम लोगों का एक मिजाज बन गया है ना कि हम एक मुख्तलिफ हुकूमत के जो इक़दामात होते हैं उसको हम इस तरह देखते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी सिर्फ मैनचेस्टर में नहीं है, यूके में, लंदन में बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा हमारी कम्युनिटी बर्मिंघम में है। इन्होंने अभी तक बर्मिंघम का कोई इलाका बंद नहीं किया। तो ये कहना कि जी इन्होंने हमारी कम्युनिटी के इलाकों को बंद किया है, या जो आपने शुरू में कहा कि जी वो मोटर हैं जो ईद के मौके पर दौड़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा तो बदनज़मी जो है वो बर्मिंघम में होती है। पिछले 2-3 साल से तो आपने देखा है बाकायदा वहां तो कत्ल भी हुए हैं, इतने हंगामे और इतनी लड़ाइयां झगड़े हुए हैं। तो मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता कि जो है वो हमारे इलाकों के साथ कोई प्रॉब्लम की जा रही है, ये है। और फिर दूसरा, आप इस पूरी बात का जो ना दूसरा रुख ये भी है कि हमारे लोग, जैसे अभी सॉरी मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हमारे लोग जो है गैदरिंग बहुत जो है मिलना जुलना, जैसे ये ताज़ियत वगैरह के जो सिलसिले शुरू हो गए हैं, जैसे ही लॉकडाउन नर्म हुआ है लोगों के ताज़ियत वगैरह के और शोक के जो है वो सिलसिले शुरू हो गए हैं। लोग एक दूसरे से बिल्कुल फ्रीली मिल रहे हैं। एक घर में जो 40-50 लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं, क्योंकि मस्जिदें बंद हैं, वो शोक के लिए नहीं बैठने दे रही हैं, तो वो घरों में जो है वो जमा हो रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे लोगों का कसूर तो है इसमें, लेकिन ये कहना है कि जी मैनचेस्टर को इसलिए बंद किया गया कि हमारे लोगों को सरेंडर किया गया, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा चलें, ठीक है। शायद भाई लास्ट फ्यू वर्ड्स ऑन कोरोना वायरस, कोरोना के हवाले से भी आपको कोई खबर है? क्योंकि मुझे पता है कि आप इनके साथ मुंसलिक हैं। फिर मैं जरा, मेरे साथ दुबई से जनाब जफर साहब भी हैं, उनका माइक मैंने थोड़ा बंद किया हुआ क्योंकि पीछे से आवाजें बहुत आ रही हैं। तो भारत, हाँ जी, कोरोना के ऊपर मैं आखिरी अल्फाज इस पे क्लोजिंग करूंगा कि आने वाले दिन जो है वो बड़े अहम है।
इसके अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया है कि जो 50 साल के से ज्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें जो है वो NHS की तरफ से लेटर मिल सकता है, और उस लेटर का मतलब ये होता है कि अब आप अगले 14 दिन के लिए अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और जिस बंदे को वो लेटर मिलता है फिर उसे साथ ही पैगाम आता है कि आपका कोरोना टेस्ट भी होगा। और आपको पता है कि कोरोना टेस्ट के कोरोना टेस्ट जो है वो उसकी स्वाब वो सबसे पहले इंसान के गले के अंदर जो टॉन्सिल्स है उन्हें टच करती है और उसके बाद नोज के अंदर जाती है। तो आजकल जिस तरह के हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं और कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्हें जुकाम है, बुखार है, तो उन्हें मुमकिन है कोरोना ना हो लेकिन कोरोना की सिम्टम भी हो सकती हैं। ठीक। तो इस पर भी बड़े सवालात मौजूद हैं कि ये स्वाब टेस्ट या ये जो कोरोना का टेस्ट है ये मशकूक है या ये जो है इसके जो रिजल्ट हैं उसमें बहुत सारी चीजें जो लिंक अप करती हैं वो भी इंसान कोरोना के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन मैं इसके ऊपर मोहतात रिपोर्टिंग का जरूर ये कहूंगा कि हमारे बहुत सारे ब्लॉगर जो हैं वो किसी अगर एक घर के अंदर इस तरह की कोई चीज देखते हैं कि जहाँ पे कुछ 10-12 बंदे आ जा रहे हैं तो उसके फौरी बाद वो कैमरा लेके वहां पे खड़े हो जाते हैं और इस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं कि जैसे उस घर में 200 अफराद का इज्तिमा था, जैसे वहां पे जो है वो कोई शादी की पार्टी हो रही थी। हालांकि ऐसी बात नहीं होती है। एक बंदा जो है वो उसने एक चीज देखी है तो उसने अपना ब्लॉग मशहूर करने के लिए फौरन एक वीडियो बनाई जो हकीकतन झूठ पे मबनी है। तो हमें इस तरह की जो सस्ती शोहरत है उससे इज्तनाब करना चाहिए और जो हदायत है और जिस मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं हमें वहां पे कानून के तकाजों को सामने रख के मुनासिब और असल बात करनी चाहिए और खामखा की शोहरत के लिए अफवाहें उठाना और इस तरह की जो है वो रिपोर्टिंग करना कि जिससे पता चले कि एशियन कम्युनिटी जो नहीं कर रही वो भी उनके खाते में डाल के उन्हें मुजरम बना के कटहरे में खड़ा किया जाए। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए जिस कदर हो सके। और अगर हमने इसका इज्तनाब ना किया खामखा हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करते रहे तो इसका नुकसान जो है वो हमें भी होगा और आइंदा आने वाली नस्लों को भी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। गो कि आप सफर में हैं फिर भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जावेद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे कोरोना वायरस पे? मैं कोरोना वायरस वो तो सुनता ही नहीं किसी की, तो मैं क्या कहूँ उसके बारे में। अच्छा। लेकिन अब देखें दूसरी अब देखें बिल्कुल तैयारी है कि दूसरी वेव आ रही है। अमेरिका में आज की जो ताज़ा तरीन जो मैंने आखिरी खबरें अभी आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने से पहले जो सुनी थी CNN पे मैं देख रहा था, तो वहां पे यही चीखो पुकार चल रही है कि जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि वेव आ रही है और ट्रम्प साहब जो है वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। फिर अब ये कि जैसे इंडिया में भी जो है बहुत सारे नंबर आना शुरू हो गए, बहुत ज्यादा नंबर आना शुरू हुए। ब्राजील में नंबर आ गए, पता चल रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो बस अल्लाह खैर करे, एहतियात की बहुत सख्त जरूरत है। और अगर मतलब हमारे सुनने वालों में से भी किसी का अगर कोई ख्याल है कि ये कोरोना कुछ नहीं है और ये सब अफवाह है और ये ड्रामा है, तो प्लीज ऐसा ना करें, एहतियात जरूरी है। मतलब ठीक है, इसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है, ये ठीक है, हो सकता है कि ये ठीक हो कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोरोना है, अपनी जगह पर है। ये कहना कि कोरोना है ही नहीं सिरे से। बिल्कुल है। जय भाई हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम दुबई जनाब जफर साहब, आपका कुछ सिस्टम साउंड का ऐसा है कि आपके पीछे बहुत सारी आवाजें आती हैं, वो हमारी आवाजें भी काटना शुरू कर देती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों। आपको मेरी आवाज आ रही है जफर भाई? मुझे अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मेरी आपकी आवाज नहीं है। एसी चल रहा था, अगर कहें तो मैं एसी बंद कर दूं, एसी की आवाज हो सकती है। अच्छा, बाहर कुछ आवाजें आ रही थी पीछे बड़े जोरों शोर से, तो वो हमारा जो साउंड सिस्टम है उसको वो पकड़ लेती थी। नहीं मैंने अब तो नहीं आ रही है ना ऐसी कोई आवाजें, ड्राउनी आवाजें तो नहीं आ रही हैं। अच्छा ये बताइएगा जफर भाई के क्या हालात हैं दुबई में कोरोना के हवाले से, और हमारे जो बहन भाई वहां पर बसते हैं उनके क्या हालात हैं? मेरा ख्याल है आपको आवाज जो है ना वो सही नहीं पहुंच रही। जावेद भाई, शाहिद भाई ने तो बहुत कुछ कहा है कि
इसमें हकीकत है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो मतलब टारगेट हो रही है, लेकिन आपका बिल्कुल मुख्तलिफ यानी ख्यालात हैं इस बारे में। जावेद भाई देखिए, असल में मैंने तो कोई ब्लॉग या इस तरह का, मेरे तो कोई वो नहीं है कि मैं कोई साफ़ी भी नहीं हूँ। आपको पता है कि कोई रेगुलर साफ़ी नहीं हूँ कि मैं कोई चैनल चला रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। जी, जी। लेकिन मैंने खुद देखा है, मतलब मैंने अपने मोहल्ले में ऐसे एक दो फैमिलीज देखी हैं कि मतलब अभी कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पे मोहल्ले में रहते हैं, उनकी बहन के ससुर का पाकिस्तान में इंतकाल हो गया। जी, जी। तो पूरा ससुराल जो है वो जो बहन के घर जमा हो गए सारे लोग एक दिन, फिर दूसरे दिन उनके कोई रिश्तेदार जो है ब्रेडफोर्ड में रहते हैं तो वो सारे का सारा टब्बर जो है वो वहां जमा हुआ है, फिर वो अगले दिन किसी और के घर जमा हुए, फिर ईद के दिन जो है वो एक और जगह पे जमा हुए हैं। तो ये इस तरीके से ये जमा होने का जो सिलसिला है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सही है। तो ये कहना कि ये हमारी कम्युनिटी बिल्कुल कुछ नहीं कर रही, बहुत मासूम है, तो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत कुछ हो रहा है। मैं एक दो क्रिकेट मैचेस देख रहा था, वहाँ भी लड़के जो हैं ना तो वो डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें। आप क्या सोचते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है वो नादान है या मतलब गफलत जो है वो बरतती है इस मामले में? हाँ, नादान का तो लफ्ज खैर अच्छा मतलब मुनासिब नहीं है, ये अच्छा। कहेंगे थोड़े केयरलेस, हम लोग केयरलेस हैं ना, ठीक कि है। हमें जो है ना वो कहते हैं ना वो अल्लाह मालिक है, वो एक हमारा एक लफ्ज होता है हाँ, ना कि अल्लाह बिल्कुल मालिक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो फिर हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजें। तो उसमें जरा, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें दोनों चीजें दी है ना, कि आपको अच्छा भी बताया और बुरा भी बताया। अब आपका फैसला है कि आप अच्छी की तरफ जाते हैं या बुरे की तरफ जाते हैं। सही है, बिल्कुल। अब ये कह देना कि जी अल्लाह मालिक है, तो अल्लाह मालिक है तो सही, लेकिन उसने भी हमें अकल भी तो इसीलिए दी है ना, वरना वो गाय बकरियों का भी जो है वो अल्लाह मालिक है, तो फिर हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? अगर हमें कोई तदबीर नहीं सही है, करनी है तो सही फिर है, हमें सही। उनमें क्या फर्क रहेगा? बिल्कुल सही है। हमारा जो साथी हमें ज्वाइन किया हुआ था दुबई से, वो पता नहीं राब्ता जो है वो टूट गया है। उम्मीद करते हैं कि दोबारा आएंगे। जावेद भाई, हमने बहुत सारी बात की है करप्शन के हवाले से भी, खास तौर पे पीटीआई की जो करप्शन है उसके हवाले से। लेकिन जो अपोजिशन है वो कैसे कह सकती है पार्लियामेंट में खड़े होके, वो जब भी कोई तकरीर करते हैं, चाहे वो बिलावल साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, वो उनका टारगेट एक ही होता है कि वो अपनी करप्शन जो है उसको किसी तरह छुपा ले। हाँ, बस वो वही होता है कि अपनी करप्शन ही छुपानी होती है ना उन्होंने, हम्म, इसलिए यही होता है कि जी अब वो मतलब एक बात कहते हैं कि जी पहले से ज्यादा करप्शन हो गई है। मतलब अब वो किस तरह कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा करप्शन हो गई? अब करप्शन ये हो सकती है कि उनकी आमदनी में कमी हो गई है तो वो उसको करप्शन कह रहे हैं, जी। तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब ये तो सियासत, मतलब सियासत पे तो खैर पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो बिल्कुल ही गई गुजरी है ना। वो कहते हैं ना कि जी वो क्या नाम है, एक दफा जरदारी साहब ने कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में कोई कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। हम्म। मतलब इससे बड़ी बेशर्मी की क्या बात होगी कि मतलब आप हम किसी को वोट उन्होंने देते हैं। उन्होंने तो एक बात और भी कही थी जावेद भाई, कि नैब की क्या जरूरत है कि मुझसे जवाब मांगे या सवाल करे। ये तो आपको सही, याद होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वही ना, आप देखें ना, एक शख्स जो मुल्क का सदर रहा हो वो इस तरह की बात करे कि जी वो एक इदारा जो है जिसका काम ही यही है कि वो चोरी को पकड़ना है, वो ये कह रहे हैं बजाय ये कहने के मतलब एक तो ये होता है ना बंदा चोरी कर रहा है फिर ये कहे यार मैंने नहीं किया, मुझ पे इल्जाम लग रहा है, वो ये कह रहा है इसकी क्या जरूरत है, मुझे पकड़ ले। मतलब इसका मतलब है मैंने तो किया है, लेकिन मैं देखता हूँ कि ये मुझे कैसे पकड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी बाकी जो एलीट है वो भी इसी किस्म के जो बयान है वो लेकर साथ चलती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये तो सबका वो वही बयानिया सबका एक ही है। अच्छा जावेद भाई, ये बताइएगा कि कराची से कोई खबरें आ रही हैं आपको? क्योंकि पिछले दिनों में बारिश जब भी थोड़ी सी होती है कराची में एक तूफान सा मच जाता है। यानी पंजाब में भी जब लाहौर में भी बारिश होती है वहां भी पानी जो है वो खड़ा हो जाता है। तो जी जी। ये क्या बात है? पिछले 70 साल से पाकिस्तान बना हुआ है, निकासी का कोई सिस्टम जो है वो सही नहीं हो पा रहा है। जाए तो एक तो मतलब ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है ना। प्रॉब्लम ये है कि हर तरह के प्रॉब्लम्स हैं वहां पे, और निकासी का कराची का जहां तक मतलब मैं चूंकि कराची की बात इसलिए कर सकता हूँ कि ज़ाहिर है मैंने वहां बहुत वक्त गुजारा है, वहां पे मैं रहा हूँ। और वहां पे ये प्रॉब्लम है कि जो मेन जो लाइनें बनी हुई हैं पानी की बारिश का पानी की निकासी की, वो जो है ना वो चौक भी हुई हुई है बहुत सारी। तो ऐसी है कि वहां पे उसके ऊपर जो है वो तामीरात हुई हुई है, मतलब उन्होंने नालों की जमीनें भी जो है ना वो हुकूमत, पिछली हुकूमतों ने बेच खाई हैं।
तो वो पानी कहाँ जाएगा? मतलब वो जो नाला है ही नहीं, पानी निकालने की जगह ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? बल्कि सबसे मैं आपको सबसे मजाक का बात बताऊं, शायद आपको पता हो कि जो कराची की उर्दू बाजार है, जो कि उर्दू सबसे बड़ी स्टेशनरी और किताबों की जो बाजार है कराची की, वो एक नाले पे बनी हुई है, समुद्री ये बरसाती नाले पे बनी हुई है। और होता ये है कि जब वो बारिश बहुत ज्यादा इस तरह की, जैसे आजकल चल रही है, इस तरह की बारिशें होती हैं, तो वो जमीन पर जो है ना अपनी किताबें नहीं रख पाते, क्योंकि वो नाले पूरे भर जाते हैं, वो उनके जो है ना वो फ्लोर में से पानी वो आना शुरू होता है। अब मुश्किल ये है कि उस नाले को साफ इसलिए नहीं किया जा सकता कि ऊपर पूरी मार्केट तामीर की हुई है, पूरी मार्केट को गिराएंगे तब जाके उस नाले की सफाई हो सकेगी। तो इस तरह का जो है ना जुल्म किया गया है कराची के साथ। अच्छा, आप क्या समझते हैं जावेद भाई के वफाक में और सूबों में क्या गड़बड़ चल रही है? क्या ये जो 18वीं तरमीम थी, क्या इससे पाकिस्तान में सूबों में कोई तरक्की हुई है या नहीं? नहीं, सूबों की तरक्की मतलब इसका ताल्लुक ही नहीं था। 18वीं तरमीम का सूबों की तरक्की से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो यही था जो इन्होंने जो मुक्का जो किया हुआ था कि भाई ठीक है जी, उनकी हुकूमतें चलती रहेंगी, एक हुकूमत जो है वो मतलब सूबे में रहेगी और सेंटर में रहेगी, और एक जो है वो एक सूबा चलाएगी, जो दो बड़े सूबे हैं फाइनेंस के हिसाब से। तो उन्होंने वो फाइनेंस जो है वो बंदर बांट की थी कि जी इतना पैसा सिंध को मिल जाएगा, इतना पैसा पंजाब को मिल जाएगा, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। तो वो है कि खाने पीने के उन्होंने जो ना वो सारे वो सिलसिले किए हुए थे। 18वीं तरमीम का कोई मकसद जो है वो तरक्याती तो कोई था ही नहीं ना, बल्कि वो जो उल्टा और तरक्याती का जो होता है वो भी उन्होंने खत्म कर दिया कि जो सिविल गवर्नमेंट्स हुआ करती थी कि जी वो शहर के जो है वो म्यूनसिपलिटीज हो और मेयर हो, उसके पास पूरे इख्तियारात हो शहर के बारे में, वो भी सारे उन्होंने खत्म कर दिए थे कि वो उनको भी जो पैसा देना है वो भी हम अपनी सूबाई हुकूमतों के पास ही रखेंगे। और फिर यही आप देखें, यही हो रहा है। वो मेयर कराची भी देखें, मेयर कराची जो बेचारा घूमता फिरता रहता है, उसके पास ना इख्तियारात है ना पैसे हैं कि वो कराची। वो सिर्फ घूमता फिरता नहीं है जावेद भाई, वो पैसे के बारे में हमेशा यही कहते हैं हमें फंड नहीं मिले। हाँ, वही फंड तो मिलते ही नहीं है ना। वो जो फंड जो थोड़े बहुत थे वो भी कम कर दिए, और जो कम कर दिए वो भी नहीं मिल रहे हैं उनको, तो वो क्या करें? बिल्कुल सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि ये एपीसी जो बुलाई हुई है अपोजिशन ने, तो आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा है या जल्दी वो मैंने तो ये भी सुना है, मीडिया में भी सुना है, और वैसे भी बहुत सारे जो तजिया निगार है वो कहते हैं जी कि इमरान खान जो है वो सोच रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं, या सदारती निज़ाम जो है। अब मसला ये है कि बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि जी जो पीटीआई है इसको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है और यही चला रही है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जुडिशरी जो है इनके पास पावर है, तो ये इमरान खान साहब जो है इनको अपने साथ बिठा के ये फैसला क्यों नहीं करते कि जो लूटी हुई दौलत है वो कैसे वापस लानी है? जी जावेद भाई, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका ना। अब वही हर कोई यही कह रहा है कि अगर ठीक है एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है इमरान खान को, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है इन चोरों को पकड़ने के लिए, और बड़े मजे से जो है वो जमानतें भी ले लेते हैं और मुल्क से बाहर भी चले जाते हैं। मतलब इनको तो कोई रुकावट ही नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब एक बंदा जिसने 5 रुपए चोरी किए होते हैं वो 20 साल तक वो जेल में सड़ रहा होता है क्योंकि उसकी जमानत नहीं हो पाती, और एक बंदा जो है वो अरबों खरबों जो है लूट लेता है और फिर वो मजे से जो मुल्क से बाहर भी चला जाता है। सही। तो ये तो खैर वाकई ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये तो कोई बहुत ही ज्यादा सीनियर तजिया निगार हो जिसकी बहुत ज्यादा आगे वहां पाकिस्तान में अप्रोच हो, वो बता सकता है कि इसकी क्या वजह है। लेकिन आपने जो एक सवाल किया ना एपीसी का, तो मेरा नहीं ख्याल कि एपीसी से जो है वो इमरान खान की हुकूमत को कोई खतरा है, बल्कि एपीसी जो है ना वो एपीसी का मेरा ख्याल है कि ये जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो पार्टियां हैं उनको एपीसी का अब नाम लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी अपनी हजीमत हो रही है इसमें। जब भी एपीसी की बात करते हैं तो इनका आपस का ही कोई इख्तलाफ जो है वो खुलकर सामने आ जाता है, नई कहानियां सामने आ जाती हैं और ज्यादा मतलब लोगों में जलील हो जाते हैं। तो बेहतर है कि वो एपीसी का नाम ही ना लें, उससे जो है उनकी और ज्यादा सुबकी होती है। सही है, बिल्कुल सही है। जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, थैंक यू वेरी मच। और आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोग्राम में आते रहेंगे। जी इंशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है वो अपने प्रोग्राम में लिया, और मैं तमाम सुनने और देखने वालों का भी शुक्रगुजार हूँ। और सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जावेद भाई। ये थे जावेद अख्तर साहब जो कि यहाँ लोकल शेफील्ड में होते हैं और अपना तजिया दे रहे थे। मैं बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं प्रोग्राम में उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असद काई साहब पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए हैं, उम्मीद करते हैं कि वो भी आइंदा हमारे प्रोग्राम में शिरकत ज़रूर करेंगे। इफ्तिखार भाई हमेशा की तरह
हमारे साथ मौजूद रहते हैं हर प्रोग्राम में, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे भी वो वीडियोस वगैरह जो है बना के हम पेश करते हैं। वो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे देखने वाले हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है सब रंग यूके, जावेद काजी के नाम से है वो, और उसको भी आप सब्सक्राइब भी करें। हमेशा ही लफ्ज़ मेरे मुंह से गलत निकल जाता है। सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और जो वीडियो के बारे में कमेंट्स होते हैं वो ज़रूर दिया करें, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोस हैं वो हम बेहतर से बेहतर बनाकर आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। 5 अगस्त जो है वो आ रही है, 1 साल होने को है। जो कश्मीरी बहन भाई हैं हमारे, वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, हर घर के सामने पुलिस जो है वो खड़ी हुई है, नमाजें मसाजिद में जाके वो नहीं पढ़ सकते, राशन लेने के लिए भी 10 बार सोचते हैं बाहर निकलें तो क्या होगा। तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी जो ये एक मुश्किल है, आज़ादी की जो जंग वो लड़ रहे हैं उसमें उनको कामयाब करे, और बहुत जल्द उनको भी आज़ादी मिले। बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो आपने देखे होंगे, साथ साथ स्क्रीन पे वो आते रहे हैं। उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो अपना वक्त निकालते हैं और प्रोग्राम देखते हैं। मैं और क्या कह सकता हूँ कि कुछ जो हमारे कमेंट्स हैं वो हैं, कुछ तजियाकार जो हैं उनको पसंद नहीं आते, लेकिन ये प्रोग्राम है, हर जो इंडिविजुअल है उसका अपना एक ख्याल होता है, अपनी एक सोच होती है। इस पर ना तो मैं उनको कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि उनकी अपनी सोच होती है। जैसे इफ्तिखार भाई जो है वो अपनी एक सोच रखते हैं, जैसे जावेद भाई आज आए थे हमारे प्रोग्राम में, वो भी अपनी एक सोच रखते हैं। तो बहरहाल मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शायद जंजुआ साहब हैं, ज़फ़र साहब, आपके साथ अब मैं क्या आपको मैं कहूँ कि आपका जो या तो नेटवर्क ख़राब था, आप हमारे साथ शामिल नहीं हो सके। आपसे भी बहुत सारी बातें करनी थी कि दुबई में जो हमारे बहन भाई रहते हैं उनके क्या हालात हैं कोरोना की वजह से, और वो कैसे ये जो वक्त है कैसे गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनमें काम करने गए हुए हैं, लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और वापस अपने अपने वतन जो है वो भेज रहे हैं। मैंने पिछली बार कहा था कि प्रोग्राम जो है वो सिर्फ 1 घंटे का रखूँगा, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया प्रोग्राम को। मैं प्रोग्राम को यहीं पर अब ख़त्म करता हूँ, क्योंकि जो 1 घंटा है मैंने रखा है, मेरा ख़्याल है कि 1 घंटा सवा घंटा बहुत होता है प्रोग्राम के लिए। यूट्यूब के बारे में एक बार फिर मैं कहता चलूँ कि जितने दोस्त देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और जो प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स हैं वो भी आप ज़रूर दें। ये प्रोग्राम जो है ये भी यूट्यूब पे जो है मौजूद होता है। अगर आप फेसबुक पे नहीं देख सकते तो वहाँ ज़रूर देखिएगा। एक और प्रोग्राम जो है वो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है क्रिक नेट। क्रिकेट के बारे में जो प्रोग्राम है वो एक मेरे साथी हैं असदुल्लाह भट्ट साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स रहे हैं पाकिस्तान में। यहाँ आकर भी वो क्रिकेट वगैरह खेलते रहे हैं, और कोचेस के जो कोर्सेज होते हैं वो भी करते रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्रिकेट का जो प्रोग्राम है उसके हवाले से हम एक प्रोग्राम करें, ताकि जो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम आई हुई है उसके बारे में कुछ बातचीत हो जाए, और कुछ जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उनको, जो साबका क्रिकेटर्स हैं वो भी, और जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं वो भी, उनको भी प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया जाए। सो इन द फ्यूचर क्रिक नेट जो है उसको भाई ये उसका भी ज़रा लुक आउट फॉर इट। वो भी हम प्रोग्राम जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया करेंगे, तो उसको भी आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। तमाम दोस्त, ये वैसे गुज़श्ता ईद कहूँ, अभी तीसरा दिन है आज पाकिस्तान में, वो भी गुजर गया होगा। गुज़श्ता ईद मुबारक, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा। यकीनन 3 हमारे साथी जो हैं वो आज प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, उनसे मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। पता नहीं उनके नेटवर्क में कोई कमी रह गई थी या क्या हुआ, लेकिन बहरहाल
वो कहते होते हैं ना कि कुछ ना कुछ कभी कहीं ना कहीं थी कि वो हम तक नहीं पहुंच सके। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।